कंफर्म एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं बेटा, ई इनवाइसिंग। क्या चीज़ है ई इनवाइसिंग? ई इनवाइसिंग बेटा एक प्रोसीजर है। ई इनवाइसिंग एक प्रोसीजर है जिसमें सप्लायर अपना इनवाइस एज यूजुअल जनरेट करता है। जो भी उसके अपने सॉफ्टवेयर है उसमें वो सप्लायर क्या करता है, अपना इनवाइस जनरेट करता है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। फिर उस इनवाइस को क्या कर देता है बेटा, एक कॉमन पोर्टल पे वो अपलोड कर देता है। और ये कॉमन पोर्टल ई इनवाइसिंग के लिए अलग से बना रखा है। कुल मिला के जीएसटी में 3 पोर्टल हैं। एक तो ई वे बिल का पोर्टल है बेटा, एक वो कॉमन पोर्टल जिसमें रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइल होती है, और एक ई इनवाइसिंग का क्या बनाया है इन्होंने, अलग से पोर्टल बनाया है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, ई इनवाइसिंग एक प्रोसीजर है। इसमें सप्लायर एज यूजुअल तरीके से अपना इनवाइस जनरेट करता है, पर इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इनवाइस क्या होंगे बेटा, जनरेट होंगे। फिर उस इनवाइस की रिकॉर्डिंग होती है कॉमन पोर्टल पे। कॉमन पोर्टल पे उसको रिपोर्ट किया जाता है, अपलोड किए जाते हैं बेटा। फिर कॉमन पोर्टल पे बाद उसको क्या होती है बेटा, कॉमन पोर्टल उसकी ऑथेंटिसिएशन करता है। उसको एक नंबर देता है IRN, इनवाइस रेफरेंस नंबर, 64 डिजिट का होता है, प्लस एक QR कोड। QR कोड होता है, नाम सुन रखा होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जो हर गुड्स के पीछे जनरली आजकल बना हुआ भी आता है बेटा। QR कोड भी गवर्नमेंट क्या कर देती है, उस इनवाइस के ऊपर अटैच कर देती है। इनवाइस के ऊपर 2 चीज चिपक जाती हैं, पैसे समझो बेटा। पहली चीज IRN, इनवाइस रेफरेंस नंबर। दूसरी चीज उसके ऊपर आ जाती है बेटा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद फिर वो इनवाइस पोर्टल वापस किसको दे देता है, सप्लायर को दे देता है। और उस इनवाइस के ऊपर बेटा QR कोड क्या होता है, ऑलरेडी अब प्री प्रिंट हो जाता है, जो गवर्नमेंट ने दिया है, जो उस कॉमन पोर्टल ने दिया है। और अब सप्लायर उसकी एक कॉपी किसको प्रोवाइड कर देगा बेटा, बायर को प्रोवाइड कर देगा। एक बार दोबारा बोलना चाहूंगा, ई इनवाइस एक प्रोसीजर है, ई इनवाइस एक मैकेनिज्म है जिसमें इनवाइस को एज यूजुअल तरीके से तैयार किया जाता है एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग होती है। ई इनवाइस का एक पोर्टल है सेपरेटली, उस पर क्या होती है बेटा, इसकी आपकी रिपोर्टिंग होती है। फिर उसके बाद बेटा वो पोर्टल उसको क्या करता है, इनवाइस को ऑथेंटिसिएट करता है, वैलिडेट करता है, चेक करता है। उसके बाद वो उसमें IRN नंबर दे देता है, इनवाइस रेफरेंस नंबर, ये 64 डिजिट का होता है। उसके बाद बेटा एक QR कोड, वो आपका कॉमन पोर्टल उसके ऊपर क्या देता है बेटा, QR कोड देता है। और ये 2 चीजें इम्बेड होके उसके ऊपर इनवाइस के ऊपर चिपक के वापस किसके पास आ जाता है इनवाइस बेटा, वो ऑनलाइन ही सप्लायर के पास वापस आ जाता है। और सप्लायर अब इसकी एक कॉपी प्रिंट आउट ले लेगा PDF फॉर्म में, या तो उसकी हार्ड कॉपी बेटा अपने बायर को दे दे, या वो PDF ही अपने बायर को क्या कर सकता है बेटा, मेल कर सकता है। पुराने जमाने में, पुराना जमाना मतलब जब ई इनवाइसिंग मैंडेटरी नहीं है, जिनके लिए ई इनवाइसिंग मैंडेटरी नहीं है, वहां पर तो 2 पार्टी हैं बस, एक बायर है और एक सेलर है। सेलर ने बायर को क्या कर दिया बेटा, इनवाइस दे दिया। गवर्नमेंट पिक्चर में कहीं आई नहीं रही, मैं सेलर हूं, आप बायर हैं, आपने मेरे से परचेज करा, मैंने आपको इनवाइस दे दिया, मैटर इज ओवर। जबकि ई इनवाइसिंग के केस में अब सेलर बायर को डायरेक्ट इनवाइस नहीं दे रहा, रूट चेंज हो गया। पहला रूट क्या बना बेटा, स्टेप 1 में अगर मैं बात करूं, स्टेप 1 में पहले नॉर्मल तरीके से इनवाइस क्या होंगे, जनरेट होंगे जैसे हम एज यूजुअल करते हैं। फिर उसको ई इनवाइसिंग के कॉमन पोर्टल पे हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। फिर वो कॉमन पोर्टल उसको क्या देगा, IRN, इनवाइस रेफरेंस नंबर, उसके ऊपर क्या कर देगा बेटा, वो QR कोड को अटैच कर देगा। और वापस वो किसके पास आ जाएगा बेटा, सप्लायर के पास आ जाएगा। और सप्लायर अब इसको PDF में कन्वर्ट करके किसको दे देगा बेटा, अपने बायर को ये प्रोवाइड कर देगा। सर ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इनवाइस के ऊपर भी कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नजरों में आ गया। आंसर इज यस, ये इनवाइस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सर क्या पर्पस है इनवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं? ये जो फेक इनवाइसिंग डेली बेसिस पे न्यूज पे सुनते हैं, 150 करोड़ 100 करोड़ 400 करोड़ का GST घोटाला हो गया, इनवाइस काटे अंडरग्राउंड हो गए, उन मेल प्रैक्टिस को प्लग करने के लिए ई इनवाइसिंग का कॉन्सेप्ट आया है। इसको एक रफ लैंग्वेज में देसी भाषा में बोल रहा हूं, जब तक ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा। ई इनवाइसिंग का मतलब है अपने इनवाइस को पहले कॉमन पोर्टल से ऑथेंटिसिएट करवाओ, उसके बाद ही बायर को देना। बिल्कुल बच्चों वाली बात बोल रहा हूं बेटा मैं। ई इनवाइस को, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अपने इनवाइस को आप कॉमन पोर्टल से ऑथेंटिसिएट वैलिडेट करवाओ, उसके बाद ही बायर को देना। बिना ऑथेंटिसिएट करवाए अगर आपने बायर को दे दिया, ये माना जाएगा कि सप्लाई विदाउट इनवाइस हुई है, तो आपके ऊपर तो पेनल्टी लगेगी लगेगी। बायर को उसका ITC नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 याद करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है बेटा, इनवाइस। सर बच्चे ने पूछा सर ई इनवाइस का मतलब क्या, इनवाइस ही कॉमन पोर्टल पे तैयार कर रहे हैं? बेटा बिल्कुल भी नहीं। इनवाइस तो आप अपना एज यूजुअल तैयार कर रहे हैं जैसे करते हैं, जो भी आपका अपना सॉफ्टवेयर है उसमें आप क्या करते हैं, इनवाइस को तैयार करो, उसकी रिपोर्टिंग कॉमन पोर्टल पे करो।
बायर को देने से पहले उसकी रिपोर्टिंग कॉमन पोर्टल पे होगी, कॉमन पोर्टल उसको वैलिडेट करेगा, उसको आईआरएन नंबर देगा, उसके ऊपर क्यूआर कोड क्या कर देगा बेटा, अटैच कर देगा और वापस वो सप्लायर के पास आ जाएगा। और सप्लायर अब इसका पीडीएफ या बेटा इसकी हार्ड कॉपी अपने बायर को प्रोवाइड करेगा। और ये सिस्टम क्या कर रहा है बेटा, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया। ये सप्लाई तभी सप्लाई मानी जाएगी जब ई इनवाइसिंग के प्रोविजन क्या होंगे बेटा, फॉलो होंगे। इनवाइस तो दे दिया पर उसकी ई इनवाइसिंग वाला मैकेनिज्म नहीं करवाया, ये माना जाएगा कि कोई इनवाइस ही जनरेट नहीं हुआ। सप्लायर के ऊपर पेनल्टी लगेगी और बायर के आईटीसी क्या हो जाएंगे साहब, ब्लॉक हो जाएंगे। सर क्या ई इनवाइसिंग सबके लिए मैंडेटरी हुई है? आंसर इज नो। केवल बड़े जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है बेटा, 500 करोड़ से ऊपर है, चाहे वो गुड्स के सप्लायर हो चाहे वो सर्विसेज के सप्लायर हो, ई इनवाइसिंग के दायरे में आएंगे। और ई इनवाइसिंग कुछ नहीं है, एक मैकेनिज्म है। अपने इनवाइस को हम कॉमन पोर्टल के थ्रू क्या करवा रहे हैं, ऑथेंटिसिएट करवा रहे हैं, उसके बाद बायर को दे रहे हैं। ई इनवाइस एक प्रोसीजर है जिसमें हम अपने इनवाइस को गवर्नमेंट के कॉमन पोर्टल से ऑथेंटिसिएट करवा रहे हैं, उसके बाद बायर को हम प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा एक रफ आइडिया दिमाग में सेट हुआ? यस सर। तो इससे पहले मैं आगे लेके चलूं, यहां तक लिखना शुरू करें एक बार, यस सर। है ना। सबसे पहले लिखते हैं इसका मीनिंग क्या है जी, ई इनवाइसिंग का मतलब। रफ लैंग्वेज में आप बोलो बेटा जो आपके समझ में आया हो, जो 5-7 मिनट मैंने बोला इससे अगर कुछ समझ में आया हो। क्या चीज है ई इनवाइसिंग? इनवाइस इलेक्ट्रॉनिकली बना रहे हैं ऑनलाइन? नहीं सर, अपना इनवाइस ही होता है। इनवाइस तो हम अपने ही सॉफ्टवेयर पे बना रहे हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। बस बायर को देने से पहले हम उसको क्या करवा रहे हैं, कॉमन पोर्टल से ऑथेंटिसिएट करवा रहे हैं। सर ये कॉमन पोर्टल वही है क्या जहाँ रजिस्ट्रेशन फाइल होती है, रिटर्न फाइल होती है, सब कुछ काम होता है, टैक्स वैक्स जमा होते हैं? आंसर इज नो। ई इनवाइसिंग का क्या है बेटा, अलग से पोर्टल है। जैसे ई वे बिल का अलग से पोर्टल है, ऐसे ही ई इनवाइसिंग का क्या है बेटा, अलग से गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, पोर्टल बना रखा है। तो मीनिंग में लिखते हैं बेटा क्या है, मैं बोल सकता हूं ई इनवाइसिंग एक प्रोसीजर है। यस सर। किस टाइप का प्रोसीजर है? वेयर इनवाइस इशूड बाय सप्लायर फर्स्ट वैलिडेटेड बाय कॉमन पोर्टल। सेपरेट कॉमन पोर्टल नाम दे देता हूं इसका, है। E-invoicing is a procedure where invoice issued by supplier first validated by separate common portal. Validated बोल दो या authenticated बोल दो। और उसके बाद कॉमन पोर्टल ये किसको देता है, सीधा बायर को या सप्लायर को? सप्लायर को। सप्लायर को। ऑथेंटिकेट करने के बाद कॉमन पोर्टल किसको दे देगा बेटा, ये सप्लायर को। और सप्लायर अब इसको किसको फॉरवर्ड कर देगा, बायर। बायर को। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, और जहां दिक्कत लगेगी जिसमें वहां रोक देंगे बेटा। ई इनवाइसिंग बेटा ऐसा कुछ मत समझना कि इनवाइस ही कहीं ऑनलाइन तैयार हो रहा है ना। इनवाइस तो आपने अपना क्या कर लिया, जो भी आपका अपने सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें तैयार कर लिया बेटा। उसमें तैयार करके उसको आपने क्या कर दिया, कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दिया। कॉमन पोर्टल इसका सेपरेट बना रखा है, वो सब लिखवाऊंगा अभी मैं धीरे धीरे बेटा। उसके बाद वो उसकी वैलिडेशन करेगा, ऑथेंटिसिएशन करेगा। दो चीज़ करेगा वो, एक तो इसको आईआरएन नंबर देगा। वो वैलिडेशन में दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो देगा इनवाइस रेफरेंस नंबर और दूसरा इसके ऊपर क्या अटैच कर देगा, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड। क्यूआर कोड आपने प्रैक्टिकली देखे हैं, नहीं देखे? वो इस टाइप का बॉक्स नहीं बना होता बेटा, जैसे पेटीएम में स्कैन करते हैं ना। हाँ, वो पेमेंट वाला क्यूआर कोड होता है, बस ये पेमेंट वाला नहीं है, इनके अंदर इन्फॉर्मेशन भी होती है। इस टाइप का नहीं होता वो। ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आता है मशीनों से, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आता है। एग्जैक्टली, हर जगह, कई जगह होते हैं बेटा ये क्यूआर कोड। आपकी आरसी पे भी होते हैं अब तो क्यूआर कोड। चलो जी, आईआरएन इनवाइस रेफरेंस नंबर और क्यूआर कोड, ये कौन दे रहा है बेटा? ये कॉमन पोर्टल किस पे दे रहा है? उस इनवाइस के ऊपर। इनफैक्ट आईआरएन भी क्यूआर कोड के अंदर एम्बेडेड होता है। इस पूरे क्यूआर कोड को स्कैन कर लो बेटा, कुछ नहीं है, पूरे इनवाइस की जन्म कुंडली निकल के आ जाएगी। क्यूआर कोड को आपको बस स्कैन करना है, पूरे इनवाइस की क्या निकल के आती है, जन्म कुंडली निकल के आती है।
ये फिर कॉमन पोर्टल वापस दे देता है सप्लायर को, सप्लायर इसको वापस प्रोवाइड कर देता है बेटा किसको, बायर को। सर क्या आप सब किसी को ऐसे ही करना, हर किसी को? आंसर इज नो। ये केवल किसके लिए है बेटा, बड़े प्लेयर के लिए है। बड़े प्लेयर कौन है, जिनकी 500 एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। वो सप्लायर ऑफ गुड्स भी हो सकते हैं, सप्लायर ऑफ सर्विस भी अभी लिखवाऊंगा एप्लीकेबिलिटी में। फिलहाल प्राइमा फेसी यहाँ तक, अभी एक एक स्टेप डिटेल में लूंगा मैं, यहाँ तक प्राइमा फेसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो जल्दी से। नो सर। नो सर। वेरी गुड। सेकंड में लिखो एप्लीकेबिलिटी, ये कब जनरेट होंगे ये? इसका पर्पस क्या है, फेक इनवाइसिंग को रोकना है ना भाई। आप ये समझ लो ना कि बायर को देने से पहले हर इनवाइस की चेकिंग अब गवर्नमेंट कर रही है कॉमन पोर्टल पे। बायर को देने से पहले हर इनवाइस की चेकिंग गवर्नमेंट कर रही है ना कॉमन पोर्टल पे। यस सर। अभी तो बड़े प्लेयर को पकड़ा है, धीरे 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 लिमिट घटा देंगे और फिर सबके लिए मैंडेटरी कर देंगे, फिर जी। फेक इनवाइसिंग के कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएंगे। चलो एप्लीकेबिलिटी में लॉ लिख रहा हूं बेटा, आप चेक करना इंटरप्रिटेशन से कि क्या कहना चाह रहा है। किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये? रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 500 करोड़ कब? प्रीवियस ईयर, इमीडिएट प्रीवियस। इन लैंग्वेज देखना ध्यान से, लैंग्वेज और आप मुझे समझाना। एनी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, any of preceding financial year from 17-18 and onward। क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है अगर एक बार आ गए तो जाने नहीं देंगे वापस। ये क्या कहना चाह रहा है मैं बोलता हूँ। ये बेटा प्रोविजन आए थे आपके साहब अक्टूबर 2020 से। यस। ई इनवाइसिंग के जो प्रोविजन आए थे बेटा अक्टूबर 2020 से ये इफेक्टिव हुए हैं। अब आओ, ये कह रहा है 17-18 एंड ऑनवर्ड, तो इसका मतलब 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अभी तो चली 20-21 रहा है, अभी मान के चलना ना वो 31 अक्टूबर वाले पे दिमाग में रखना, ठीक है ना। यस सर। 17-18, 18-19, 19-20, इन 3 सालों में किसी भी एक साल, इन 3 सालों में, एनी लिखा है ना बेटा, इन 3 सालों में किसी भी एक साल एग्रीगेट टर्नओवर अगर किससे ज्यादा है बेटा, 500 से 500 करोड़ से ज्यादा है, किसी भी एक साल, ध्यान रखना ये भाई। हो सकता है 17-18 में 400 करोड़ थी, 18-19 में 490 करोड़ थी, 19-20 में बेटा 510 करोड़ हो गई। क्या ई इनवाइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी? यस सर। तीनों साल का मिला के टोटल देखना है, किसी भी एक साल 500 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए, किसी भी साल। किसी भी एक साल 500 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए तो आपकी ई इनवाइसिंग क्या हो जाएगी बच्चे, मैंडेटरी हो जाएगी। किसी भी एक साल 500 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए तो ई इनवाइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी। अब आओ जी, अब मैं चेक कर रहा हूं लेटेस्ट से बेटा आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 में भाई आया अक्टूबर में है ना ये। अब आप मुझे बताएंगे जरा किस किस केस में ई इनवाइसिंग मैंडेटरी होगी। टर्नओवर दे रखी है 17-18 की, टर्नओवर दे रखी है 18-19 की, 19-20 की, अलग अलग केस बना रहा हूं मैं। सत्रह 18 में बेटा 400 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़। क्या ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है 20-21 में? ये एग्रीगेट टर्नओवर है मेरे बच्चे। क्या 20-21 में इनकी ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है? जल्दी बोलो। यस सर। नो सर, 500 से एक्सीड्स 500 लिखा है, एक्सीड्स। तो इनको ई इनवाइसिंग, इनको इनवाइस की जरूरत ही नहीं है या ई इनवाइसिंग वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे? ई इनवाइसिंग वाले प्रोविजन बेटा इनवाइस तो जनरेट करेंगे ये है, ठीक है हाँ इनवाइस जनरेट होगा, उसकी ई इनवाइसिंग नहीं होगी, ऑथेंटिसिएशन नहीं होगा, इसको ऐसे समझो। केस भी सर हो सकता है 17-18 में मेरा बिजनेस ही ना हो, 18-19 में 400 करोड़, 19-20 में 700 करोड़। सही है सर। क्या होगा बेटा?
यस ई इनवाइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी। ई इनवाइसिंग मतलब इनवाइस भी जनरेट करो, कॉमन पोर्टल से ऑथेंटिकेट वैलिडेट करवाओ। सर ये ठीक मैंडेटरी है। अब आगे वाले सालों के लिए रहेगी? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, आगे के साल के लिए भी मैंडेटरी हो जाएगी ये। तो मतलब एक बार क्योंकि आ लॉ में गए। लिखा है 17-18 एंड ऑनवर्ड, हाँ किसी भी एक साल अगर 500 करोड़ से ऊपर चली गई, मतलब एक बार आ गए तो फंस गए Lifetime परमानेंट। मतलब एक बार इस दायरे में आ गए तो बस फिर लाइफ टाइम के लिए फंस जाओगे। हम्म, के सी सर इस साल था 510 करोड़, घट के रह गया 400 करोड़ और घट के रह गया 300 करोड़। यस सर क्या यस? मैंडेटरी। Mandatory. ई इनवाइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। सर क्या मतलब होता है ई इनवाइसिंग का? भाई इनवाइस जनरेट कर, कॉमन पोर्टल से वैलिडेट करवा, आईएनआर ले, क्यूआर कोड ले, उसके बाद ही बायर को दियो। उससे पहले अगर बायर को दे दिया तो सप्लाई विदाउट इनवाइस मान ली जाएगी, सप्लायर के ऊपर पेनल्टी लगेगी, बायर के आईटीसी रुक जाएंगे। याद करो ना, विदाउट इनवाइस तो आईटीसी मिलता ही नहीं यस Yes, sir. सेक्शन 16। है ना। 16 वेरी गुड सर। 17-18 में भी बिजनेस नहीं है, 18-19 में भी नहीं है, 19-20 में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, पहले साल 520 करोड़, मैंडेटरी। Mandatory. तो 20-21 में क्या हो जाएगा बेटा? ये ई इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड। मैंडेटरी। मेरा बिजनेस ही अगर करंट ईयर में शुरू हुआ हो बेटा 20-21 में, तो वेट करेंगे टर्नओवर। ऑलवेज ऑप्शनल, ऑलवेज ऑप्शनल, क्योंकि पिछले साल की टर्नओवर देखनी है ना। लैंग्वेज को ध्यान से देखो ना बेटा। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 500 करोड़ इन प्रीवियस। एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 एंड ऑनवर्ड। तो करंट ईयर की तो कभी देखनी ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग द इशू बेटा। प्लीज बोलें। Yes, sir, मैं ठीक है। चले आगे। प्रीसीडिंग फाइनेंस Yes, sir. ईयर है ना इसमें पूरा। हाँ अच्छा, ईयर लिखना भूल गया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर इसमें अगर किसी पर्सन ने अगर 4 महीने ही बिजनेस किया, फाइनेंशियल ईयर तो उसका पूरा नहीं हुआ, मगर मतलब 17-18 में उसने मान लो अक्टूबर में बिजनेस ज्वाइन करा, ऐसे कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो कोई नहीं, 17-18 की देखनी है अपने को। ओके ठीक। हाँ चलो जी, अब आगे चलते हैं बेटा। अब समस्या ये पड़ गई है, इन्होंने प्रोविज़न तो अच्छे बना दिए कि जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर चली गई पिछले साल में से किसी भी एक साल, तो उसको क्या करवाना पड़ जाएगा बेटा आपका साहब? जीएसटी में ई इनवाइसिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। सबसे पहले फंस गया बेटा बैंक, और बैंक के लिए तो 500 करोड़ कुछ है नहीं, बड़े बड़े को सोचो। अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे फंस गई जीटीए, जो बड़े जीटी हैं जिनके पास 500-700 हज़ार तक ट्रक होते हैं। जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, उनके पास ट्रक ही 1000 से ऊपर है बेटा। अब वो भी इनवाइसिंग के दायरे में आ गए, क्योंकि लॉ में लिखा है गुड्स भी और सर्विस भी। इसके बाद बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, दिल्ली मेट्रो, इंडियन रेलवे, 500 करोड़ उनका तो पिछले साल भर का छोड़ो, उनका तो एक महीने में ऊपर कर जाता होगा। अब समस्या ये भी तो होगी ना बेटा कि ये किसके दायरे में आ गए साहब आपका? ये आ गए आपके बेटा ई इनवाइसिंग के दायरे में। फिर नेगेटिव दिया बेटा, एक्सेप्शन दी कि कहाँ कहाँ ई इनवाइसिंग जनरेट नहीं होंगे। तो लिखूं? यस सर। पहले तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हर वो रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो गुड्स का है चाहे वो सर्विस का है, खाली रजिस्टर्ड पर्सन लिखा था ना बेटा, तो चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विस का हो, ये अपनी ई इनवाइसिंग करवाएगा अगर एग्रीगेट टर्नओवर पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल उसकी बेटा 500 करोड़ से ऊपर चली गई। और द इशू इज दैट एक्सेप्शंस हैं बेटा, और एक्सेप्शन जो आप लिख रहे हैं ना, 4-5 लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, ऊपर 4-5 लाइन में कुछ और भी लिखवाऊंगा मैं बोल सकता हूं ई इनवाइसिंग इज नॉट मैंडेटरी इवन इफ टर्नओवर एक्सीड्स 500 करोड़। यस सर। सबसे पहला जो लिख रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। मैं जो लिख रहा हूं इसका मतलब इनको ई इनवाइसिंग नहीं करवानी, नॉर्मल इनवाइसिंग से चलेगा। क्या लिखा है? SEZ यूनिट, टर्नओवर कितनी मर्जी हो जाए नॉर्मल इनवाइसिंग करेंगे, ई इनवाइसिंग नहीं करेंगे। टर्नओवर कितनी मर्जी हो जाए बेटा नॉर्मल इनवाइसिंग करेंगे, ई इनवाइसिंग कभी भी नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. सेकंड में बेटा सप्लायर कवर्ड अंडर रूल 54 सब रूल 2
सब रूल 3, सब रूल 4, सब रूल 4A। 54 2 3 4 और 4 1 में आते हैं, तो अब लिखें 54 2 में कौन है? 54 2 में आते हैं बेटा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज। ठंडे दिमाग से बताओ, इनको बेटा इनवाइसिंग नहीं करनी है, ई इनवाइसिंग नहीं करनी? ई इनवॉइसिंग नहीं करना। ई इनवाइसिंग नहीं करनी, इनवाइस तो जनरेट करेंगे ना। 54 3 गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, 54 4 सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, 4A मल्टीप्लेक्स सिनेमाज। फ्यूचर बता दूं क्या क्या अमेंडमेंट आएंगे अभी अगले साल, 1.5 साल, 2 सालों में, ताकि जब पढ़ो तो मेरी आज की क्लास याद कर लेना आप बेटा। ये लिस्ट इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत सारे जुड़ने चाहिए। ऊपर किसको छोड़ा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रक ऑपरेटर। यस और सर। नीचे किसको छोड़ा है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। मैं बोल सकता हूँ रेलगाड़ी बच गई, मालगाड़ी तो आ रही है। यस सर। मालगाड़ी तो कहीं कवर ही नहीं हो रही इसमें, नेगेटिव में, और वो भी 500 करोड़ से ऊपर होती है। यस सर। समझ रहे हो मैं क्या आ कहना गया चाह था रहा तो उनको भी हूँ? लेना ऐसे चाहिए था। बहुत सारी केसेस बनेंगे जो धीरे धीरे क्या होंगे बेटा, आपकी लिस्ट बढ़नी शुरू होगी। पर अभी एट प्रेजेंट बेटा ये है, आपका पर्पस इतने से ही सोल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ बनते हैं, जो चीजें डिफाइन है उसमें से ही क्वेश्चन क्या होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं। ऐसे में देश जान के एग्जाम्पल दे दूंगा जहां 500 करोड़ से ऊपर है, पर आज भी बेटा ई इनवाइसिंग के प्रोविजन नहीं चल रहे उसमें, और इस लिस्ट में भी नहीं आ रहा। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल 500 करोड़ से नीचे है क्या? या वोडाफोन 500 करोड़ से ऊपर है सब? यस सर। तो प्राइमा फेसी कुछ ना बोलूं मैं, तो मैं बोल सकता हूं ई इनवाइसिंग में है। याद करो ना बेटा आप तो, बस ये केवल ये पर्सन ई इनवाइसिंग में नहीं है, इनको अलग अलग याद कर लो। एससीजेड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड मल्टीप्लेक्स सिनेमा, इनको ई इनवाइसिंग के प्रोविजन फॉलो नहीं करने। इनके अलावा मुझे बोलने दो बेटा प्लीज। इनके अलावा बाकी जितने भी पर्सन हैं, उनकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले सालों में किसी भी साल आपकी अगर बेटा 500 करोड़ से ज्यादा चली गई, तो उनको ई इनवाइसिंग के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। अब एक चीज और लेना चाहूंगा, फिर आपके यहां तक क्वेरी जो 3-4 लाइनें छुड़वाई थी। अब जिनके लिए ई बेटा इनवाइसिंग मैंडेटरी है, क्या वो सारे ही इनवाइस की ई इनवाइसिंग करवाएं? आंसर इज नो। B2B सप्लाई में ई इनवाइसिंग होती है। B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। व्हेन बिजनेस टू बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन बायर इज जीएसटी रजिस्टर्ड, आईटीसी क्लेम करेगा ना अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है, इसलिए इसको फोकस में ले लिया। एंड नंबर 2 एक्सपोर्ट, बस इनकी ई इनवाइसिंग होती है। यानी कि कंडीशन 2 लग गई, एक टर्नओवर वाली और एक ये। 500 करोड़ से ऊपर तो है, पर कंज्यूमर को बेच रहा है अल्टीमेट, B2C है, बिग बाजार यार। 500 करोड़ से ऊपर है बिग बाजार, पर वो सप्लाई किसको कर रहा है? B2C कर रहा है, ई इनवाइसिंग नहीं होगी। ओके ठीक है। एयरटेल 500 करोड़ से ऊपर है, पर उसके लगभग B2C है, ई इनवाइसिंग नहीं होंगी। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस। हाँ, तो इसके कारण बेटा एक भी 2 कंडीशन जुड़ गई बेटा। एक तो टर्नओवर क्या होनी चाहिए? 500 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा बेटा B2B सप्लाई की ही ई इनवाइसिंग होती है, और बेटा आपकी एक्सपोर्ट की ई इनवाइसिंग होती है। एक्सपोर्ट लिखा है बेटा, एक्सपोर्ट 2 टाइप से होते हैं, एक विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, जिसको अंडर बॉन्ड बोलते हैं, और दूसरा, अरे बोलते नहीं, आफ्टर पेमेंट ऑफ IGST, कि पहले टैक्स पे कर दो बाद में रिफंड क्लेम कर लेना। और किस चीज का एक्सपोर्ट की बात कर रहा है? गुड्स का है, सर्विस का? किस चीज के एक्सपोर्ट की बात हो रही है? दोनों। कोई सा भी हो, एक्सपोर्ट की बात हो रही है।
तो अब सीधा करके रिवाइज करवाता हूं इसको बेटा। हर वो सप्लायर, चाहे वो गुड्स का है चाहे वो सर्विसेज का है, इनको छोड़ के जो सामने स्क्रीन पे है, हर वो सप्लायर इन 5 को छोड़ के, मैं अलग अलग गिनूं तो 5 बनेंगे ना बेटा, ये 1 2 3 4 5 है ना। हर वो सप्लायर इन 5 को छोड़ के जिसकी 17 18 या उसके बाद की टर्नओवर किसी भी साल 500 करोड़ से ऊपर चली गई, वो या तो B2B सप्लाई कर रहा है या वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर्सन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, वो इनवाइस को बायर को देने से पहले अपने इनवाइस को कॉमन पोर्टल से क्या करवाएगा बच्चे, ऑथेंटिसिएट करवाएगा। प्लीज दोबारा बताइए। दोबारा बोलूं इस लाइन हाँ को? जी सर, हाँ जी वर्ड्स सर। के ऊपर एम्फेसिस लो, वर्ड्स के ऊपर एम्फेसिस लो, और आपके बाद धीरे धीरे बोलता हूं। एवरी सप्लायर इन 5 को छोड़ के, 1 2 3 4 5, हर वो सप्लायर इन 5 को छोड़ के, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, 17 18 18 19 19 20, इन 3 सालों में से किसी भी एक साल उसकी टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ऊपर चली गई, तो बायर को इनवाइस देने से पहले वो क्या करेगा, उसको कॉमन पोर्टल से वैलिडेट करवाएगा। ई इनवाइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, जी सर। पर वो लगेंगे तब जब या तो वो B2B सप्लाई कर रहा है या वो आपका बेटा एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी एग्जांपल बनाऊंगा देश जान के, आपको और बेटर क्लैरिटी होगी। ठीक है सर। सामने स्क्रीन पे ध्यान दो और देख के मुझे बताना, देख के बताना, हड़बड़ाना मत। एक तो होता है SCZ यूनिट, एक होता है SCZ डेवलपर। डिफरेंस पता है दोनों में? हाँ सर। अडानी ग्रुप ने झज्जर में बेटा SCZ बनाया, वो है SCZ डेवलपर, और जो उसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं वो होते हैं SCZ यूनिट। आपने SCZ तो नहीं देखे होंगे, शॉपिंग मॉल आप सबने देख रखे हैं। एक तो वो पर्सन है जो शॉपिंग मॉल को बना रहा है, अंसल DLS पार्सनाथ, एक वो है जो उसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं। यस सर। बनाने वाले को बोलते हैं डेवलपर, और जो उसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं यूनिट। पढ़े लिखे बच्चे हो बेटा, नाम से ही पकड़ लो, यूनिट्स। यूनिट्स बाहर कर रखी है इन्होंने। यानी कि उल्टा बोलो, SCZ डेवलपर अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर हो गई और वो B2B सप्लाई कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या हो जाएगा इस केस में आंसर? ई इनवॉइसिंग। इनवाइसिंग के दायरे में आ जाएगा। वो भी किसके दायरे में आएगा बेटा? ई इनवाइसिंग के दायरे में आ जाएगा। लिखना चाहो नोट फॉर्म में डाल दो, रिलैक्सेशन केवल और केवल SCZ यूनिट को है, SCZ डेवलपर को रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, बनाऊं अब मैं एग्जाम्पल बेटा? यस सर। एग्जाम्पल एनालाइज करेंगे आप, हड़बड़ी में आंसर देंगे नहीं, और फिर उसके बाद आंसर देना, और ना समझ में आए तो मुझे रोकना, आगे बढ़ने मत देना। एग्जाम्पल 1, क्या ये पॉसिबल है कि एक SSC के मल्टीपल बिजनेस हो? यस सर। यस सर, बच्चों वाली बात कर दी आपने तो। एक्स लिमिटेड के 2 बिजनेस हैं, एक है बेटा SCZ में और एक बिजनेस है DTA में। ये भी पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। यूपी का एग्जांपल ले लेता हूँ, और ये दोनों ही यूपी में है, SCZ भी यूपी में है, और नोएडा मान लो ना, नोएडा में है ना SCZ, यस सर। और ये आगरा ले लो। इस वाले बिजनेस की टर्नओवर 350 करोड़ है, बिल्कुल आराम आराम से चलो। इसकी टर्नओवर 300 करोड़ है, पिछले साल का डाटा है ये, ठीक है ना। ये इमीडिएट पास्ट फाइनेंशियल ईयर ले लिया, वैसे तो प्रैक्टिकली कौन सा साल देखना है? 17 18 18 19 19 20, वो तीनों साल लेके चलूंगा, कंफ्यूजन होगी, मैंने इकट्ठा ले लिया कि आपके समझ में आ जाएगा। पिछले साल इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 350 करोड़, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर बेटा आपका साहब 300 करोड़। मेरा पहला क्वेश्चन, इसको रजिस्ट्रेशन कितने चाहिए होंगे? 2 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ाया था बेटा। यस सर। सेम स्टेट में अगर एक SCZ में और DTA में सेपरेटली रजिस्टर्ड, तो ये अलग रजिस्टर्ड है, ये भी GST रजिस्टर्ड है। एग्रीगेट टर्नओवर बताओ कितनी होगी इसकी? ई इनवाइसिंग तो बात की बात है, याद आ रही है? एग्रीगेट टर्नओवर पूरी इंडिया की देखते हैं सेम पेन नंबर पे। एग्रीगेट टर्नओवर पूरी इंडिया की देखी जाती है ना बेटा। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 650 करोड़ है।
अब आराम आराम से चलोगे, कोई जल्दी नहीं है। ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है या नहीं? लेकिन इसमें सर SEZ वाली भी आ गई। बेटा आराम से चलो बस। ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है या नहीं, टर्नओवर क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है या नहीं। और ये टर्नओवर याद रखना बेटा, लास्ट ईयर की है ये, ठीक है ना? ठीक है सर। बोलो अब जल्दी से, ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है या नहीं? यस, एज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 500 करोड़, देयरफॉर ई इनवाइसिंग इज मैंडेटरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली डीटीए यूनिट के ऊपर ई इनवाइसिंग लगेगी। SEZ तो करवाता ही नहीं ना। ओनली डीटीए यूनिट शैल फॉलो द प्रोसीजर ऑफ ई इनवाइसिंग। नहीं आया समझ में? आ गया। यानी कि जब एग्रीगेट टर्नओवर कंसीडर करेंगे उस टाइम तो SEZ DTA सब कुछ ले लेते हैं ना बेटा, इसमें तो पूरे इंडिया की लेते हैं, ठीक है सर। है ना? सेम पैन नंबर पे पूरा इंडिया ले लेते हैं ना। और जब ई इनवाइसिंग की बात आए तो SEZ को तो करना ही नहीं होता, तो लिख दिया यहाँ पर ई इनवाइसिंग मैंडेटरी तो है, तो SEZ वाला तो अपना नॉर्मल इनवाइसिंग करेगा, DTA यूनिट किसके प्रोसीजर फॉलो करेगी बेटा? ई इनवाइसिंग के। कैसा प्रोसीजर होता है? बाहर को देने से पहले कॉमन पोर्टल से वो क्या करवाएगी? इनवाइस की वैलिडेशन। एग्जाम्पल 1 में कोई दिक्कत हो तो पूछो, केवल 1 में, इधर उधर की बातें नहीं। नो सर। नो सर। पक्का? यस। यस सर। एग्जाम्पल 2, एक्स लिमिटेड के 4 बिजनेस हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। कोलकाता ले लो, चलो नोएडा। नोएडा ले ले भाई। मैं बोल सकता हूँ ये सब सेपरेटली रजिस्टर्ड है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये सब की सब सेपरेटली रजिस्टर्ड हैं। इनकी पास्ट ईयर्स की, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर है बेटा 150 करोड़, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर है बेटा 200 करोड़, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर है 250 करोड़, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर है 300 करोड़। सबका पैन नंबर सेम है, एक्स का पैन नंबर लगा हुआ ना हर जगह। ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है या नहीं? और मान लेना जब भी मैं बोलूँ ना मैंडेटरी, इसका मतलब B2B सप्लाई हो रही होगी और क्या हो रही होगी? एक्सपोर्ट, है ना? लगेगा सर। तो पहले तो हम पिछले साल के टर्नओवर देख रहे हैं बस कि ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है या नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ ATO सबकी ही कंसीडर हो जाएगी। यस सर। कितना हो जाएगा ATO? 900। 900 बन रहा है बेटा ये। 800 800? सर। 900 ही है। 3, 5, 7, 8, 9। तो ई इनवाइसिंग मैंडेटरी किसके लिए? बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3 है, सबके लिए? सर सबके लिए सर। अभी के लिए। 1 2 सबके लिए। ऑल बिजनेस B1, B2, B3, B4 सबके लिए ई इनवाइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी बेटा। एम आई क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल 3 बोल बेटा। सर इसमें B4 तो सर SEZ में है ना? नहीं नहीं, मैंने कहाँ बोला SEZ में? SEZ लिखा कहाँ है? अरे नोएडा पूरा SEZ थोड़ी ना है यार। नोएडा का सेक्टर 64 है, पता नहीं 63 है, वो SEZ है। ठीक है जब सर। SEZ लिखा हो तभी SEZ मानी हो। ओके सर। ओके। हाँ चलो जी। एग्जाम्पल 3, एक्स लिमिटेड दिल्ली की है, इसने पिछले साल B2B सप्लाई करी 400 करोड़ की,
पिछले साल इसने B2C सप्लाई करी 200 करोड़ की। कि जब भी टर्नओवर दे रहा हूँ मैं पिछले सालों की दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। मेरा फोकस बस ये है ई इनवाइसिंग को देखना। तो पिछले साल इसने टोटल कितने की टर्नओवर करी है? 600। तो बस मुझे ये बताओ करंट ईयर में ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है या नहीं? मैंडेटरी है सर। मैंडेटरी है। हम अभी केवल एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं, हम्म। वो चाहे B2B हो चाहे B2C हो, कुछ भी हो, है ना। यस जी सर। सर। इस केस में क्योंकि 500 करोड़ से ज़्यादा है, देयरफॉर ई इनवाइसिंग इज मैंडेटरी। ओनली Yeah, फॉर it's B2B। हाँ जी, सर B2B के लिए ना। इनवॉइसिंग तो मैंडेटरी है लेकिन B2C पे नहीं लगेगी। ये बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले सालों का है ये। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, वैसे अगर मैंडेटरी वही। हो गया तो B2B की करवाएगा और एक्सपोर्ट की करवाएगा, हाँ ठीक। ठीक। ठीक है ना। वो तो चलेगा ही साथ साथ बेटा, वो तो है ही प्रोविजन। आगे ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 4। 4, एक्स लिमिटेड। इसने कुछ तो माल बेचा है B2B, कुछ इसने एक्सपोर्ट करा है। 450 करोड़, 150 करोड़, ये भी तो हो सकता है ना। यस सर। लगेगा सर। ई इनवाइसिंग के प्रोविजन मैंडेटरी है या नहीं है? यस सर। होंगे सर। बस यस, एग्रीगेट टर्नओवर, देयरफॉर ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी। 9:30 होती है ना। अब इसके ऊपर करंट ईयर में ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है किस चीज़ की? जब वो B2B सप्लाई करेगा या एक्सपोर्ट करेगा। बोथ अब जो भी केसेस। B2B सप्लाई होगी या जो एक्सपोर्ट होंगे वो कॉमन पोर्टल से बिल ऑथेंटिसिएट होंगे सारे के सारे। क्लियर? यस सर। दिमाग घुमाओ अब, यस सर। ध्यान से चलना। ये है एक्स लिमिटेड, ये है एक SCZ, वाई लिमिटेड, और ये है जेड लिमिटेड। इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल की। 17, 18, 18, 19, 19, 20, वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। मतलब इसने इसको सप्लाई करी, इसने इसको सप्लाई करी। इसकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है और इसकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल की। आराम आराम से चलना बिल्कुल बेटा। ई इनवाइसिंग कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी? सर एक्स लिमिटेड की एक्स की होगी इसको सर। नाम दे रहा हूँ सप्लाई 1, इसको नाम देता हूँ सप्लाई 2, फिर आप बोल पाओगे कि किसके लिए बात चल रही है। क्या सप्लाई 1 की ई इनवाइसिंग होगी? यस सर। यस सर। बस ये ध्यान रखना बेटा, ये जो बात चल रही है ना, ये जो रिलैक्सेशन है, ये सब आउटवर्ड सप्लाई के लिए रिलैक्सेशन है, इनवर्ड सप्लाई के लिए नहीं। ठीक है सर। ये सब आउटवर्ड सप्लाई के लिए रिलैक्सेशन है, इनवर्ड सप्लाई के लिए नहीं। तो यहाँ पर तो बेटा इसकी तो ई इनवाइसिंग होगी। बोलो यार। यस सर। इसकी नहीं होगी। नो, ये स्पेसिफिकली रिलैक्सेशन में आ गया ना। ई इनवाइसिंग केवल आउटपुट सप्लाई के लिए रिगार्डिंग देखी जाती है बेटा। 500 करोड़ से ऊपर तो हो गए, पर ई इनवाइसिंग देखी वहां जाती है जहां जहां बेटा आपका आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक है। सर एसईजेड यूनिट वॉलंटरीली तो कर सकती है ना? ऐसे वॉलेंट्री तो यार कोई भी कर ले बेटा, यहाँ मैंडेटरी के बात चल रहे हैं। ठीक है सर। और वॉलेंट्री क्यों पंगा लेगी वो?
सर कई बार कंपनीज होती है ना, जैसे कि एक कंपनी के अलग अलग यूनिट्स है तो वो एक वो सॉफ्टवेयर ले रखा है क्यों तो दे टेंशन ले? डू इट। ठीक है सर। ऑप्शनल में तो सब कुछ ऑप्शनल है ना बेटा। हाँ जी ठीक है सर। चलो, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। यस सर। यस यस सर। सर। चलो जी, ये और एग्जाम्पल दिमाग घुमाता हूँ। एक्स लिमिटेड, इसकी पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड कर गई। ये वाई लिमिटेड, ये जेड लिमिटेड, इसने वाई को भी माल बेचा, इसने जेड को भी बेचा। जो माल बेचा उसको क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। और ये दोनों जीएसटी रजिस्टर्ड है, तभी तो B2B बनेगा ना, नहीं तो क्वेश्चन ही डेड हो जाएगा ना। अब मैं बोल सकता हूँ ये सप्लाई B2B है। यस सर। आगे कुछ ना बोलूँ तो सर। ई इनवाइसिंग होगी यस सर। इन दोनों की। सर। नई चीज़ क्या है? नई चीज़ क्या है? ध्यान से सुनना। ये आउटवर्ड सप्लाई हुई है जो कि कवर्ड है FCM में। ये आउटवर्ड सप्लाई हुई है जो कि कवर्ड है RCM में। नहीं होगी। आरसीएम आराम से वाला चलो, टर्नओवर। आराम से चलो, आराम से चलो यार। एक एक को पिक करो, पहले तो इसको चेक करो। हम तो इसके एंगल से पढ़ रहे हैं, इसको ई इनवाइस करवाना है या नहीं करवाना, इसको ई इनवाइस करवाना है या नहीं करवाना। तो पहले तो हमने टर्नओवर वाली कंडीशन देख ली, टर्नओवर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई जी। 17-18 या 18-19 या 19-20 में से किसी भी साल क्या चला गया बेटा? ये 500 करोड़ से ऊपर चला गया। पर अब नई नई चीज़ आ रही है। ये वाली सप्लाई FCM में है B2B, ये वाली सप्लाई FCM में है पर है बेटा, ये वाली सप्लाई RCM में है और है ये भी B2B। इस केस में तो टैक्स गवर्नमेंट को कौन जमा करवाएगा? एक्स लिमिटेड। यस सर। यस सर। इस केस में कौन जमा करवाएगा? जेड। लिमिटेड। लाइबिलिटी इज ऑफ जेड लिमिटेड। मुश्किल वाला हमेशा मैं लूंगा बेटा। इसकी तो ई इनवाइसिंग होगी, इसकी तो ई इनवाइसिंग होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलूँगा। ये सिंपल वाला आप बताओ। सर होगी सर। अगर होगी तो क्यों, नहीं होगी तो क्यों नहीं? होगी सर। होगी, होगी। आउटवर्ड सप्लाई देखी जाती है ना बेटा। जी सर। इसकी लाइबिलिटी है या नहीं है ये तो कहीं लिखा ही नहीं। इसमें तो ये लिखा है अगर 500 करोड़ से ऊपर आप चले गए और आपने B2B सप्लाई करी है या एक्सपोर्ट करा है, ई इनवाइसिंग कराओ। 500 करोड़ से ऊपर चले गए और अगर आपने बेटा B2B सप्लाई करी है या एक्सपोर्ट करा है, ई इनवाइसिंग कराओ। RCM को तो कहीं रिलैक्सेशन ही नहीं आ रही ना बेटा। रिलैक्सेशन की लिस्ट में क्या है? सेक्टर है, SCZ हो गया बेटा, बैंकिंग हो गया, GTA हो गया, ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया। RCM तो कहीं रिलैक्सेशन में आ ही नहीं रहा। जी सर। क्या आंसर होगा? होगी। होगी। यस सर। ई इनवाइसिंग बेटा इसकी भी मैंडेटरी। करूं एक और लास्ट बस। यस सर। ये बेटा एक्स लिमिटेड और इसकी पिछले सालों की एग्रीगेट टर्नओवर पहुंच गई 500 करोड़ से ऊपर। अब की बार इसने सेल नहीं करी, इसने परचेज करी है। और वो परचेज किस में आ रही है? RCM में। इसकी ई इनवाइसिंग होगी? नो सर। आउटवर्ड ये नहीं इनवर्ड होगी। होगी। जल्दी बोलो। नहीं होगी सर। नो ई सर। इनवाइसिंग केवल आउटवर्ड सप्लाई की होती है। ठीक है, इस पे टैक्स एक्स को देना है। ठीक है जी, देना होगा, देता रहेगा अपना नॉर्मल तरीके से। ये ई इनवाइसिंग के दायरे में नहीं आ रहा। ठीक है ना? ई इनवाइसिंग नॉट मैंडेटरी। तो ये हो गया बेटा अपना पहला पॉइंट में तो मैंने लिखवाया था मीनिंग कि ई इनवाइस होता क्या है।
दूसरे पॉइंट में मैंने लिखवाया था एप्लीकेबिलिटी, ये कब एप्लीकेबल होता है। तो एक बार यहां तक तेजी से इकट्ठा कर दूं मैं, बिल्कुल तेजी से बोलता हुआ। ई इनवाइसिंग सर एक प्रोसीजर होता है जिसमें सप्लायर अपना इनवाइस तैयार करता है एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, एक सेपरेट कॉमन पोर्टल पे उसको क्या करता है, इनवाइस को अपलोड करता है। उस सेपरेट कॉमन पोर्टल उस इनवाइट को वैलिडेट ऑथेंटिसिएट करता है, उसको ऊपर एक IRN नंबर दे देता है, इनवाइस रेफरेंस नंबर 64 डिजिट का होता है 64 का, और उसके ऊपर QR कोड और चिपका देता है उस इनवाइस के ऊपर। वो गवर्नमेंट का QR कोड है, पेमेंट वाला नहीं, एक तो पेमेंट के QR कोड होते हैं, ये गवर्नमेंट का क्या है बेटा, अपना QR कोड है। उस QR कोड में सारी जन्म कुंडली होती है उस इनवाइस की, और फिर वो QR कोड जनरेट करके IRN नंबर देके इनवाइस वापस किसके पास आ जाता है बेटा, सप्लायर के पास, और सप्लायर उसको PDF में कन्वर्ट करके अब किसको देगा बेटा, बायर को देगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ई इनवाइसिंग। सर ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये बड़े एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है। सर बड़ा एसएससी कौन होता है, जिसकी पिछले साल 17-18 या उसके बाद, पिछले साल 17-18 या उसके बाद किसी भी साल एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर चली गई तो करंट ईयर में उसके लिए ई इनवाइसिंग क्या हो जाएगी साहब, मैंडेटरी हो जाएगी। ई इनवाइसिंग मैंडेटरी हो गई, पर केवल उन्हीं सप्लाई के लिए होगी जो या तो B2B सप्लाई है या एक्सपोर्ट कर रखा है। 500 करोड़ से ऊपर तो है पर वो B2C सप्लाई कर रहा है, बिग बाजार 500 करोड़ से ऊपर तो है पर उसकी 90% सप्लाई जो होती है वो B2C सप्लाई होती है। तो उस केस में उसको इनवाइसिंग नॉर्मल करनी है, ई इनवाइसिंग का मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना। तो ई इनवाइसिंग को नेटशेल में अगर मैं बोलूं, पिछले साल 500 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर एंड करंट ईयर में वो B2B सप्लाई कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तभी वो ई इनवाइसिंग के दायरे में आएगा। 5% को ई इनवाइसिंग करवानी ही नहीं है, SEZ यूनिट को नहीं करवानी, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFCs को नहीं करवानी, GTA जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको नहीं करवानी, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको नहीं करवानी, और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल को बेटा फॉलो नहीं करने ई इनवाइसिंग के प्रोविजन। और ई इनवाइसिंग जब भी होती है आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग होती है, आउटवर्ड सप्लाई जो या तो B2B है या आपके बेटा एक्सपोर्ट है। इनवर्ड सप्लाई की कभी भी ई इनवाइसिंग नहीं होती। ये पूरा क्रक्स बता दिया अभी तक जो मैंने यहां तक पढ़ाया था। अब अपना टाइम लो, जिसके जो इफ्स एंड बट्स है यहां तक पूछो, फिर अब मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूं कैसे तो इनवाइस तैयार करें, कैसे अपलोड करें, कॉमन पोर्टल क्या है वो कॉमन पोर्टल उसको वैलिडेट करेगा, फिर वापस भेजेगा बेटा, फिर वापस भेज के हम किसके पास देंगे, बायर के पास। अब वो धीरे धीरे लिखवाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। यहां तक पहले कोई भी प्रोविजन हो क्लियर कर लो, क्योंकि एग्जाम में जो बच्चे लेवल पे आएगा मेरे ख्याल वो यहां तक आएगा, क्योंकि अभी नया नया चीज है ना बेटा वो। तो अभी तो वो 500 करोड़ भी हो सकता है फंसा दे आपको, या सीधा एक शॉर्ट नोट पूछे ई इनवाइसिंग के बारे में बताइए कि कब इसके प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, हाउ डज सिस्टम ऑपरेट। जल्दी बोले बेटा, यहाँ तक कोई भी इफ्स एंड बट्स से यस और नो माय डियर। नो सर। सर आई थिंक नहीं क्वेरी है। एक ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा तो क्यों इसमें से बाहर किया, मतलब अरे हम मल्टीप्लेक्स सिनेमा भी ठीक है बेटा, फन सिनेमा उसके दिल्ली में मान लो 20 आउटलेट हैं फन सिनेमा वालों के, पहुंच गया 500 करोड़ से ऊपर। जी सर। 500 करोड़ तो कुछ होता ही नहीं यार, यस सर। 500 करोड़ से ऊपर क्या कर गया बेटा, वो क्रॉस कर गया। अब वो अपने इनवाइस की ई इनवाइसिंग कैसे करवाए, B2B सप्लाई भी तो हो जाती है, कॉर्पोरेट ले लेते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, पूरा होली बुक कर दिया यस सर, समझ तो सर। उनको भी बाहर कर दिया, ठीक है सर। ठीक है ना, रिलैक्सेशन दे दी भाई। अगर B2C है 90% तो उनकी भी B2C होती होगी। जी सर। आप और मैं मूवी देखने जा रहे हैं, वो कौन सा GSTN नंबर मांगते हैं वो, यस तो वहाँ सर। तो B2C हो गई। किसी कॉर्पोरेट ने अपने पूरे एम्प्लॉय के लिए बुक करवा दिया, आकाश इंस्टीट्यूट ने बेटा जो आपके पूरे बैच था उसके लिए बुक करवा दिया, ऐसे भी तो होते हैं ना यस सर। कॉर्पोरेट बुकिंग, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है इनको। जी सर, होता है। बहुत कम होती होंगी, नहीं सर, ज्यादातर तो B2C होती हैं। उनकी जो इस टाइप के बिजनेस है जनरली B2C होते हैं। चलो खैर मैं मुद्दे पे आऊं बेटा, बोलो प्लीज बोलो। हाँ सर, एक कंपनी है सर जिसकी पहले तो ई इनवॉइसिंग मैंडेट की थी, बाद में कंपनी का एक पार्ट सेल हो गया। कंपनी का एक पार्ट सेल हो गया, ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा भाई। सर एक कंपनी एक्स लिमिटेड थी, उसकी टर्नओवर पिछले 3 साल की किसी एक साल चली गई 500 करोड़ से ऊपर, और उस कंपनी का इस साल डीमर्जर हो गया। अब क्या होगा उसके ऊपर, ई इनवाइसिंग चलती रहेगी। बढ़िया क्वेश्चन बेटा, मजा आ गया। सर्कुलर आएगा इसके ऊपर पक्का कभी ना कभी, कहीं पता चले जी उसकी टर्नओवर अब फ्यूचर में कभी जाएगी नहीं ऊपर, पर वो ई इनवाइसिंग के दायरे में आ गया। क्योंकि एक बार ई इनवाइसिंग ट्रिगर हो गया फिर तो ये लाइफ टाइम चलता ही रहेगा ना। ओके सर। हाँ, और क्वेश्चन एक सर बढ़िया जो case study हो गई है। चलेगी, जो सर चलेगी उस पे भी लगता रहेगा इनवाइसिंग। जो चलेगी वो तो बाहर के एंगल से देखेंगे, उसकी टर्नओवर देखी जाएगी पिछले 3 साल की, रिजल्टिंग कंपनी की।
अरे यार सीआर पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा? जी सर, जी सर। रिजल्टिंग कंपनी की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, चलो आगे। यस सर। अब देखें प्रोसीजर ऑफ ई इनवाइसिंग। ये थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाला फेज था वो मैंने करवाया, पर इससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी। धीरे धीरे चलना, अपने आप ही सारे प्रोविजन क्लियर होंगे बेटा। क्या है सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था बेटा? सप्लायर क्या करेगा? अपना इनवाइस जनरेट करेगा। उसका जो भी अपना सॉफ्टवेयर है बेटा, जो भी वो यूज कर रहा है, Yes, उसमें sir. अपना क्या करेगा बेटा? इनवाइस जनरेट करेगा। तो जनरेशन ऑफ इनवाइस बाय सप्लायर, इन ऑन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी वो यूज कर रहा है। इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, GST INV 01, GST INV 01। अब इसमें क्या होता है बेटा? GST INV 01 में, इसमें बेटा तैयार करते वक्त वो दो टाइप के फील्ड होते हैं। एक होते हैं मैंडेटरी फील्ड, फील्ड का मतलब जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसको। एक होती है बेटा ऑप्शनल फील्ड। फील्ड का मतलब इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। इनवाइस तैयार करते वक्त अब उसको थोड़ा ई इनवाइसिंग वाले प्रोविजन में ध्यान रखना है ना, क्योंकि एक्चुअली कॉमन पोर्टल पे जाएगा। अब कॉमन पोर्टल तो बेटा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर ताकि उस इनवाइस को अच्छे से कैप्चर कर सके, तो इसके लिए उन्होंने दो टाइप की फील्ड बनाई। एक तो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, फील्ड का मतलब इन्फॉर्मेशन जो देनी है। दूसरा ऑप्शनल, आपकी इच्छा है तो आप देना चाहो दे दो। मैंडेटरी फील्ड में सबसे पहले तो सप्लाई का टाइप बताओ, ये किस टाइप की सप्लाई कर रहे हैं आप। तो आप बताओगे या तो ये B2B है या ये एक्सपोर्ट है। दूसरे में आप डॉक्यूमेंट बताओगे। अच्छा, ये तो मैं बताना ही भूल गया यार, आपको याद आ रहा है अब। लिखा है बेटा, क्या चैप्टर का नाम क्या है? इनवाइसिंग। इनवाइस को क्या करवाना है? पोर्टल से वैलिडेट करवाना है। व्हाट अबाउट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट? वो भी तो जाते हैं। उसको भी करवाना होगा। आंसर इज ई इनवाइसिंग इंक्लूड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ऑल्सो। तो जो प्रोसीजर बेटा इनवाइस का है वही प्रोसीजर किसके होंगे? क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के भी होंगे। ठीक है, यस सर। कहीं किसी कोने में यही लिख दूं? जी सर। ई इनवाइसिंग इंक्लूड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट ऑल्सो। लिख लिया? यस सर। तो फिर आपको इस डॉक्यूमेंट में भी तो बताना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है? इनवाइस है, क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है? सॉफ्टवेयर को तो अपने आप पता चलेगा नहीं ना, ये तो आप ही बताएंगे। ये मैंडेटरी फील्ड है जो आपको बताने हैं। सबसे पहला सप्लाई टाइप, दूसरा आपका बेटा डॉक्यूमेंट, तीसरा सप्लायर की इंफॉर्मेशन और रिसिपिएंट की इंफॉर्मेशन। ये तो नॉर्मल बिल में भी जाती है। बेटा यहाँ तक तो अलग से कुछ है ही नहीं, ये तो नॉर्मल में भी होती है। सामने वाला रजिस्टर्ड है तो उसका GST नंबर नहीं डालते? यस सर। डॉक्यूमेंट में ऊपर ये हेडिंग लिखा होता है, इनवाइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, हेडिंग में लिखा होता है ऊपर। और तीसरा बेटा फिर दोनों की इंफॉर्मेशन, सप्लायर की भी और रिसिपिएंट की भी। चौथा आइटम की डिटेल, क्या चीज़ सप्लाई कर रहे हो भाई। आइटम डिटेल में या तो गुड्स होगी या आपकी
सर्विसेज होंगी, अगर गुड्स होंगी तो उसका HSN कोड जाएगा, और अगर सर्विसेज होंगी तो SAC, सुने हैं? यस सर, सेक्शन HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड। HSN के 98 चैप्टर हैं, सर्विस का केवल एक ही है 99। ठीक है सर। तो अगर आप गुड्स में हैं तो वो गुड्स का नाम लिखो, उसका HSN कोड लिखो। अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, सर्विसेज लिखो, उसके आगे आप अपना SAC लिखो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ये नॉर्मल इनवाइस में भी होता है। और इसके बाद GST की डिटेल दो, परसेंटेज वाइज क्या रेट है और अमाउंट वाइज भी। परसेंटेज वाइज भी और अमाउंट वाइज भी। ये तो है मैंडेटरी फील्ड जिसकी इंफॉर्मेशन बेटा आपको देनी ही देनी है। ये सारी चीज तो सेक्शन 16 में भी आती है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, बिना इसके ITC नहीं मिलते ना यार, क्योंकि बाहर के पास जाएगा ना कन्वर्ट होके। इधर आए, ऑप्शनल में क्या क्या है। ऑप्शनल फील्ड आप चाहो तो ये इन्फॉर्मेशन दे दो, चाहो तो इग्नोर कर दो। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, मैं हूँ बिलानी सीमेंट और मेरा आंचल से कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे उसको सीमेंट सप्लाई करनी है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, अगर उसके अंतर्गत है तो वो डिटेल दे दो। सप्लाई किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकती है ना बेटा। मैं हूँ कोवैक्सीन कौन बना रहा है, सीरम कंपनी, तो वो भी तो 500 करोड़ से ऊपर जा चुकी होगी, और उसके कॉन्ट्रैक्ट ही गवर्नमेंट से टाई अप है कि मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, ये सप्लाई कर रहा हूँ। परचेज ऑर्डर नहीं आता बेटा वहाँ से, सप्लाइयाँ जो होती हैं परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट होती है ना। यस सर। तो अगर वो कुछ ऐसा है तो वो इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं। पेमेंट की डिटेल्स आप चाहें तो दे सकते हैं। एज पर कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने की 10 तारीख तक आप पेमेंट दे देंगे जी, मतलब जो भी है, अगर कुछ है आप चाहें तो दे सकते हैं। और नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के कनेक्ट होगा, ई वे बिल की डिटेल। और कोई एक बच्चा बता दे बेटा ये पार्ट ए की बात कर रहा होगा, बी की बात कर रहा होगा, या दोनों की? दोनों सर, नहीं बी की। कैसे पता चल रहा है बी की? ए में तो बेटा आपके सप्लायर और रिसिपिएंट की डिटेल होती है, वो तो यहाँ पर आई गई। यस सर, बी सर वो बनाता है, सामने वाली पार्टी ए में तो क्या होती है, ध्यान आ रहा हो आपको? ए में क्या होता है, 3 चीजों की डिटेल, गुड्स की डिटेल, सप्लायर की डिटेल, रिसिपिएंट की डिटेल। Yes, वो तो sir. मैंडेटरी फील्ड में आएगी। यानी कि ये किसकी बात कर रहा होगा बेटा? पार्ट बी की। तो अगर आपको पता है कि किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाएगी, पार्ट बी में ये तो होता था। और क्या व्हीकल नंबर होगा अगर आपको पता है तो आप पार्ट बी भी भर सकते हो। सर हमें तो पता ही नहीं हम कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजेंगे या हमें कौन से व्हीकल पे जाएगा, हमें पता ही नहीं, मत भरो ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ ऑप्शनल है। अगर आपको पता है तो बेटा वो भी भर दो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके खुद के अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अब उनको तो पता है ना कौन से व्हीकल से जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने मदर डेयरी के अपने ट्रक है बेटा, यस सर। तो उनकी तो ड्यूटी भी बंदी होती है ना। ये ट्रक रोहिणी साइड में जाएगा, ये ट्रक पीतमपुरा जाएगा, ये वाला ट्रक टेम्पो यहाँ जाएगा, तो वहाँ तो पहले से ही फिक्स होते हैं। अरे आपने ये नहीं देखा होगा, स्कूल बस तो देख रखी होंगी, इनके रूट पहले से ही बंधे होते हैं। यस सर। तो ऐसे ही इनके होते हैं मेरे बच्चे। बोल दिया करो, बोलते भी तो नहीं ना कुछ भी। तो बोलते हैं सर। चलो जी, चलो पहला स्टेप हमारा तैयार हो गया। सर हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल तरीके से इनवाइस जनरेट करेंगे पर एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट। सर स्पेसिफाइड फॉर्मेट फिर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना है ना, पोर्टल पे। तो पोर्टल में बेटा जब वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट होगा, GST INV 01 जब खोलोगे उसको, तो उसमें अपने आप ही बोलेगा मैंडेटरी फील्ड ये भरनी पड़ेगी। ऑप्शनल में आपकी इच्छा है भरो या ना भरो। मैंडेटरी फील्ड में याद कर लेना सप्लाई डॉक्यूमेंट, सप्लाई इन्फॉर्मेशन, रिसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, आइटम डिटेल और GST डिटेल। और इस केस में ऑप्शनल है आपका कॉन्ट्रैक्ट डिटेल देना, पेमेंट डिटेल देना, ईवे डिटेल देना। और ईवे में पार्ट बी की बात कर रहा होगा बेटा ये, इसे समझ लेना, ये कोई नहीं समझाएगा, बस ये ऊपर ही चैप्टर खत्म मान लेते हैं। ये समझ आ गया सर? यस सर। चलो बोलो। सर ये जो फॉर्मेट है जो आपने बताया है, तो ये डिटेल हम फिल करेंगे सर सिस्टम में। ये हम कर रहे हैं ना अभी तो। हाँ, तो सर इसके साथ जो हमारा इनवॉइस है उसको अटैच करते हैं। कौन सा इनवाइस? ओरिजिनल इनवाइस? हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं करते, अब पूरा सुन तो सही, अभी आगे की कहानी सुन, कितना बढ़िया लो बना रखा है। ठीक है। हाँ जो हो गया बस अब यही होगा।
क्योंकि जब ये वापस आएगा तो ये इनवाइस ही तो तैयार है ये। हम्म। तो अभी तो हमने तैयार करा है, अब अगले काम में क्या कर दें, स्टेप 2 बना दूं ना अगला। हम्म। इनवाइस तैयार हो गया, स्टेप 2। इस इनवाइस की क्या होगी बेटा, अपलोडिंग। अपलोडिंग से बेटर वर्ड यूज करते हैं रिपोर्टिंग। इनवाइस को अपलोड करेंगे आप कॉमन पोर्टल पे, आप हिंदी भी लिख लेना, इनवाइस को अपलोड करेंगे कॉमन पोर्टल पे। मैं लिख रहा हूं रिपोर्टिंग ऑफ इनवाइस ऑन कॉमन पोर्टल। सर ये कॉमन पोर्टल वो है क्या जिसमें रजिस्ट्रेशन रिटर्न होते हैं? आंसर इज नो। इसका सेपरेट कॉमन पोर्टल बना रखा है, इसका सेपरेट कॉमन पोर्टल है। क्या नाम है उस सेपरेट कॉमन पोर्टल का? www.einvoice1.gst.gov.in। जैसे ई वे बिल का सेपरेट पोर्टल है www.eWaybill.gov.in, eWaybill.gst.gov.in, ऐसे ही बेटा इसका हो गया। और आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बेटा, फ्यूचर में ये 10 पोर्टल बनेंगे। ई इनवाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर इतने सारे पोर्टल क्यों बनेंगे? क्योंकि धीरे धीरे टर्नओवर ये नीचे लाएंगे, तो मिलियंस ऑफ इनवाइस अपलोड होंगे डेली बेस पे। यस सर। सर तो उसका तैयारी पहले से कर रहे हैं। अभी केवल एक ही इनवाइस इफेक्टिव, आप एक ही पोर्टल इफेक्टिव है बेटा, वो ये है। टर्नओवर ठीक है। तो कम भी हो गया ना पेमेंट। अभी नहीं बेटा, अभी आप 500 ही याद करो मेरे। आपने वो 150 करोड़ तो नहीं पढ़ ली थी? 50 की न्यूज आई थी ना पीछे, 50 कुछ नहीं है, करोड़ वो की। अलग चीज है। अच्छा इसमें चलते रहो चुपचाप। ठीक। चलूँ आगे? यस सर। चलो, ये सेपरेट कॉमन पोर्टल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि इसको भी लेके बड़ी कन्फ्यूजन होती है। बच्चों को तो छोड़ो, क्वालिफाइड को दिक्कत होती है। वो पोर्टल को नालायक एक ही पोर्टल समझ रहे होते हैं। जीएसटी में सारे ही पोर्टल को कॉमन पोर्टल बोलते हैं, पर एक्चुअली ये 3 हैं। एक तो ई-वे बिल का, और एक रजिस्ट्रेशन वाला। ई इनवाइसिंग वाला, जो भी पढ़ रहे हैं हम। जी सर। और तीसरा, जिसको हम प्रैक्टिकली बोलते रहते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल। है तो ये भी कॉमन ही, ये कोई दीपक जैन का पर्सनल है क्या? है तो ये भी पब्लिक के लिए ही। यस तो बस हम इसको जीएसटी कॉमन पोर्टल बोलते रहते हैं। इसका काम क्या है? रजिस्ट्रेशन। भाई इन दो के अलावा, ई-वे बिल के और ई इनवाइस के अलावा बाकी सारे झगड़े तो इसी पे ही होते हैं। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, टैक्स पेमेंट, लेजर जो बनते हैं, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर, वो सारे यहीं तो बन रहे होते हैं। यस सर। बोलेंगे ही नहीं। हाँ यस सर। सर। हाँ जी सर। इनको कौन मेंटेन करता है? इनको कौन मेंटेन करता है? बचपन में ही पढ़ा होगा। इन्फोसिस। जीएसटी है ना, जी सर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे पहली बार पढ़ रहे हो, नालायक ही है। और इसको कौन मेंटेन करता है? मेंटेन बोल दो या मैनेज बोल दो। ये तो ई-वे बिल में बताया होगा मैंने। नहीं बताया एनआईसी, सर। अरे बताया होगा नालायक। नहीं बताया सर ये वाला। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। जीएसटीएन सेक्शन 8 कंपनी है जो ये सारा सॉफ्टवेयर संभालती है। पूरा सॉफ्टवेयर जो संभालती है जीएसटीएन। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कई ले रखे हैं इसमें शेयर होल्डर। ठीक है, सर तो NIC चलें आगे। हाँ जी बेटा, एनआईसी की फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। किस फॉर्म में है सर ये? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की फॉर्म नहीं पता यार ओके। कि किस फॉर्म में, ट्रस्ट फॉर्म में काम कर रही है, गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट है। इसका तो ये पता है क्योंकि ये तो सिलेबस में ही है ना अपने।
सेक्शन 8 कंपनी GSTN के बारे में आ जाता कई बार। ये नॉलेज के लिए बताया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। चलें, तो कुल मिला के ई इनवाइसिंग के टोटल कितने पोर्टल बनेंगे फ्यूचर में? 10। अभी एट प्रेजेंट कितना इफेक्टिव है बेटा? केवल एक। ये वाला पोर्टल है, यहाँ पर जाना है आपको www.einvoice1.gst.gov.in। और एक चीज़ याद रखना, इसमें जो इनवाइस को अपलोड करोगे इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। इनवाइस शैल बी रिपोर्ट, हिंदी में अपलोड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, और वो स्पेसिफिक फॉर्मेट है जेसोन। स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है बेटा? जेसोन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन लैंग्वेज होती है ना ये। यस सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सॉफ्टवेयर ये लैंग्वेज समझता होगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सर अब ये कहाँ से मिलेगा? ये उस वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। जैसे हम बड़ी बड़ी फाइलों को नहीं भेजते अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर में, ये उसी टाइप का तो है ये। जैसे मेरी जो क्लासेज हैं बेटा, रो क्लासेज जो हैं, ये मेरी क्लासेज जाती हैं 2.5 से 3 GB में। रो क्लासेज जो मैं अभी रिकॉर्डिंग हो रही है लाइव, ये जो रो निकल के आएगी ना क्लास रिकॉर्ड होने के बाद, ये 2.5 से 3 GB में होगी। फिर इसको कंप्रेस करते हैं, फिर इसको हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस के लिए अलग अलग चीज़ होती है बेटा। हम लेते हैं PNG में, अब उसकी भी कोई फुल फॉर्म होती होगी बेटा। हमने जो सॉफ्टवेयर परचेज कर रखा है वो आता है PNG में। वो कंप्रेस करके इसको 1/10 पे ले आता है। मतलब 3 GB की फाइल है तो मैक्सिमम 400 या 500 MB तक में ले आएगा बस वो उसको। तो ऐसे ये भी होते होंगे ना बेटा? अरे यार, इनवाइस अपने आप में एक हैवी फॉर्मेट हो जाएगा। एक पेज ही अपने आप में जब स्कैन करेंगे या कुछ भी होता होगा, अपलोड हैवी हो जाता होगा ना फाइल। तो उसको क्या कर देता होगा? ये जेसोन लाइट कर देता होगा। ये जेसोन मिलेगा कहाँ पर? इसी वेबसाइट पे मिल जाता है ये। जीएसटी रिटर्न्स भी इसमें जाते हैं। हाँ जी, जीएसटी रिटर्न्स भी तो जेसोन में ही जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल कर रखा है लड़के ने। चलो ठीक है, गुड है। तो हमने फिलहाल स्टेप 2 बना दिया बेटा अपना। स्टेप 1 में बेटा अपना इनवाइस तैयार हो गया बच्चे, और स्टेप 2 में मैंने इनवाइस की क्या कर दी? अपलोडिंग कर दी कॉमन पोर्टल पे। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। ठीक है ना? ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं। स्टेप 3, अब वो कॉमन पोर्टल इसको क्या करेगा बेटा? वैलिडेट करेगा, ऑथेंटिसिएट करेगा। वैलिडेशन बाय कॉमन पोर्टल। वैलिडेशन का मतलब ऑथेंटिकेट। और इसके बाद वो क्या कर देगा? इसको रिटर्न टू सप्लाई। असाइन, नहीं, अच्छा, QR कोड और नंबर। IRN नंबर और QR कोड। IRN नंबर में क्या होता है फुल फॉर्म? इनवॉइस रेफरेंस नंबर। सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करता है, 64 डिजिट का होता है ये। तो इसमें कुछ डिजिट तो क्या होती होंगी? अल्फाबेट। डेट, मंथ, ईयर। 2021 का जैसे आज की डेट हो गई ना बेटा, और फिर उसके बाद क्या होता हुआ? कुछ इन्होंने डिजिट बना रखी होंगी कि ये इनवाइस है, या ये आपका बेटा क्रेडिट नोट है, या ये डेबिट नोट है। इनबिल्ट पाएगा ना। एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 64 में क्या क्या होता होगा। फिर कोई यूनिक नंबर अलॉट होता होगा बेटा अपने आप में। HSN कोड भी होता होगा इसके अंदर। हाँ, HSN, मतलब सब चीज़ें इसके अंदर फिट पाएंगी, इसलिए इतना बड़ा कोड है ये। एग्जाम में कोई ना पूछने वाला, एक समझाने के लिए बताया मैंने। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा? और QR कोड दे देगा ये। QR की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे? नालायक हो। क्विक रिस्पॉन्स। ये दोनों चीजें किसने दी हैं बेटा? कॉमन पोर्टल ने ऑटोमेटिक दी हैं। ये QR कोड पेमेंट वाला नहीं है, कहीं आपको पेमेंट वाले से होस्पोस लेके हो जाए। वो पेटीएम हम स्कैन कर देते हैं, गूगल पे स्कैन कर देते हैं, वो नहीं है ये। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड होती है। इनवाइस की जन्म कुंडली है ये QR कोड।
और प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली नेट पे डाल देना फॉर्मेट ऑफ ई इनवाइस, वो ऐसे ई इनवाइस निकाल देगा। और यहाँ पर सबसे ऊपर ना, सबसे ऊपर यहाँ कोने पे क्यूआर कोड होता है, ये ऐसे ही होता है ना, क्यूआर कोड कुछ वैसे बना होता है यार, ऐसे ही होता है ना। और Yes, फिर इधर sir. डिटेल होती है, सप्लायर की डिटेल हो जाती है, बायर की, बाकी वो पूरा इनवाइस है। नेट पे डाल लेना बेटा, असल में जूम ने ठीक है, कैप्चर sir. ये स्क्रीन हो जाती है, मैं चेंज नहीं कर पाता, नहीं फॉर्मेट ही दिखा देता मैं आपको इनवाइस का। यस सर, देख लिया। चलो खैर, एनी हाउ ये ई इनवाइस हो गया बेटा वो, और इसके ऊपर यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाता है, क्यूआर कोड के अंदर सारी जन्म कुंडली होती है। ये अपना स्टेप कौन सा था बेटा, ये 3। यस सर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन पोर्टल इसको किसको फॉरवर्ड कर देगा, सप्लायर। सप्लायर को। ये ध्यान रखना, ये सप्लायर को देता है, बाहर को नहीं देता, यानी कि जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के पास वापस आ रहा है ये। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन पोर्टल फॉरवर्डेड सच ई इनवाइस, अब तो इसको ई इनवाइस बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसके ऊपर IRN नंबर आ गया और क्यूआर कोड आ गया। सच ई इनवाइस टू सप्लायर, और ये भी जेसॉन फॉर्मेट में आता है। और सप्लायर के पास बेटा फिर टूल ऑनलाइन ही मिल जाता है, वो उसको PDF में कन्वर्ट कर सकता है। और सप्लायर इसकी कॉपी किसको दे देगा, अब सप्लायर फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ ई इनवाइस टू बायर। और कॉपी का मतलब क्या है, वो मेल भी कर सकता है PDF को, या उसकी वो हार्ड कॉपी भी दे सकता है। एक हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकाल के अपने लिए रख लो, अपने को भी तो चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब बच्चे ने पूछा था सर क्या वो ओरिजिनल इनवाइस भी जाता है, नहीं, अब तो ओरिजिनल कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अब तो ये स्टेप फॉलो करते रहो, जैसे ही ये वापस आएगा इसकी प्रिंट आउट लेके रख लेना अपने पास। ठीक है। हमें क्लियर है? अगर ये ई इनवाइस इसको ना भी दो ना, और खाली वो क्यूआर कोड दे दो, तो भी ये मान लिया जाता है इसको इनवाइस दे दिया, क्योंकि उस क्यूआर कोड में सारी तो जन्म कुंडली है। ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? आराम आराम से चलो। अब नीचे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ई इनवाइसिंग मैंडेटरी थी, ई इनवाइसिंग नहीं करी वैसे ही बायर को इनवाइस दे दिया। ई इनवाइसिंग मैंडेटरी थी, ई इनवाइसिंग नहीं करी वैसे ही बायर को इनवाइस दे दिया, क्या हो जाएगा बेटा, सप्लाई विदाउट इनवाइस मानी जाएगी, सप्लाई विदाउट इनवाइस मानी जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। सप्लायर के ऊपर तो पेनल्टी लगेगी, सप्लायर के ऊपर बोलो ना, पहले तो सप्लायर ने बिना इनवाइस के सप्लाई कैसे कर दी, उसके ऊपर तो क्या लग जाएगी बेटा, पेनल्टी लगेगी। और बायर को ITC ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि विदाउट इनवाइस तो ITC मिलते ही नहीं ना। तो ITC मैंडेटरी, ITC बोल रहा हूँ सॉरी, ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है, फॉलो द प्रोसीजर। ये सेक्शन 48 रूल 48 सब रूल 4 में है बेटा, ये जितनी भी कहानी सुना रहा हूँ ना मैं, ये आपका 48 सब रूल 4 में है। ये मैंडेटरी जिनके लिए कर दिया तो उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये वाला इनवाइस जाएगा बायर के पास, ये वाला। इसके अलावा बाकी किसी इनवाइस की कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसके अलावा बाकी किसी इनवाइस की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। बिना इसके अगर सप्लाई कर दिया, कोई दूसरा इनवाइस काट दिया, वैसे ही वो इनवाइस विदाउट सप्लाई मानी जाएगी। सप्लायर के ऊपर पेनल्टी है बेटा, और बायर का ITC ब्लॉक हो जाएगा। रूल नंबर कौन सा बताया था दोबारा बताना। रूल 48 सब रूल 4, ई इनवाइसिंग के प्रोविजन ही उसमें है। ये तो बल्कि मेरे को स्टार्टिंग में लिखवा देता हूँ मैं, 48 सब 4 48(4). चलो जी,
अब यहाँ से कनेक्टेड मुझे 3-4 चीज़ें सिखानी है। अब आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। सबसे पहला, सर हमने पढ़ा था जो जो गुड्स के सप्लायर हैं वो इनवाइस देते हैं ट्रिप्लिकेट में। 3 कॉपी होती है ना, एक बाहर के लिए, एक सप्लायर के लिए, एक ट्रांसपोर्टर के लिए। 3 में जनरेट करना मैंडेटरी होता है। और सर्विसेज का डुप्लीकेट 2 कॉपी, एक सप्लायर Yes, के लिए, sir. एक बायर के लिए। अब आप पढ़े लिखे बच्चे हो, पढ़े लिखे बच्चे, मुझे आराम से ये बताना, ई इनवाइसिंग के बाद क्या ये प्रोविजन की कोई रेलेवेंस है? क्या अब भी ट्रिप्लिकेट में जनरेट होंगे? Nope. नहीं सर। अब तो एक ही अपलोड होना है, वही वैलिडेट हो जाएगा और वही वापस आ जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। कितने मर्जी प्रिंट आउट लेते रहो उसके। हाँ, तो अब मैं बोल सकता हूँ जिस जिसका ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है उसके लिए ये वाले प्रोविजन यूजलेस हो गए। जी सर। ये परमानेंट यूजलेस हो गए या ई इनवाइसिंग वालों के लिए यूजलेस हो गए? इनवॉइसिंग वालों के लिए। ई इनवाइसिंग वालों के लिए। जो अदर देन ई इनवाइसिंग है वहां तो आज भी 3 कॉपी जनरेट होती हैं गुड्स के केस में। यस सर। ओरिजिनल फॉर फायर, सेकंड फॉर ट्रांसपोर्टर, थर्ड फॉर एसएससी हिमसेल्फ। मैं इनवाइस Yes, मान sir. के चल रहा हूँ बेटा, पढ़ रखा आप लोगों ने, यस सर। ठीक है ना? तो जो ई इनवाइसिंग वाले एसएससी हैं, एसएससी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ ई इनवाइसिंग, नो नीड टू फॉलो दिस प्रोविजन। सर लॉजिक तो समझाओ क्यों हूँ, आपके सामने लॉजिक है तो सही। अब तो एक इनवाइस को अपलोड करेगा, उस इनवाइस की वैलिडेशन होगी, उसके ऊपर आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड फिक्स हो जाएगा और वो वापस हमारे पास आ जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करो, बायर को भेज दो। बायर कह रहा खो गया, ये ले दूसरी मेल ले। सर वो भी खो गया, ये ले तीसरी मेल ले। सर ऐसे तो फिर इनवाइस की डुप्लीकेशन नहीं होगी ना, उसके ऊपर आईआरएन नंबर है, वो तो एक ही होगा। समझ में आ रहे हो कितनी बढ़िया चीज है? और अभी तो और बढ़िया दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ यार गवर्नमेंट कुछ तो काम कर रही है। लिख लिया? यस सर। यस बिल्कुल सर। बिल्कुल अपनी रफ लैंग्वेज में लिखना। अब जिन जिन के ऊपर ई इनवाइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं उनको इनवाइस ट्रिप्लिकेट में, गुड्स के केस में ट्रिप्लिकेट में, सर्विस के केस में डुप्लीकेट में इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको तो बस ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है जी? ठीक है जी? यस सर। ये लिखा हुआ है बेटा आपका 48(1) में कि ट्रिप्लिकेट में होता है, ये लिखा हुआ है 48(2) में कि डुप्लीकेट में होता है। तो इसको अगर लोकल लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे? जो जो 48(4) में आ रहे हैं, 48(4) में कौन आ रहा है? ई इनवाइसिंग। इनवॉइसिंग। ई इनवाइसिंग वाले को मैं बोल सकता हूँ 48(1) और 48(2) कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जी सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन आगे के सालों में, अभी तो नया नया ई इनवाइस है, फिर ये भी तो बनेगा कि किन किन केसेस में इनवाइस ट्रिप्लिकेट या डुप्लीकेट में जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल एक केस में, ई इनवाइसिंग में। अदरवाइज तो ये ट्रिप्लिकेट या डुप्लीकेट में जनरेट होंगे ना बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलूं आगे? यस सर। यस सर। थोड़ी सी आंखें और खोली जाएं। अदर रेलेवेंट क्या चेंज करे हैं भाई, मैं कह रहा हूं मजा आ गया कसम से, आपके समझ में आ जाए बस। अदर रेलेवेंट चेंज, ऊपर से 5-6 लाइनें छोड़ना क्योंकि मुझे एक डायग्राम फॉर्म में समझाऊंगा। ये सप्लायर जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 से ज्यादा, 500 से ज़्यादा, पिछले साल की 17, 18, 18, 19, 19, 20, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि याद होता रहे। इसने कोई B2B सप्लाई करी, आप लिख रहे हो। अब इसका वो इनवाइस किस में तैयार करेगा? स्पेसिफिक फॉर्मेट। और इसको कहाँ अपलोड कर देगा? कॉमन पोर्टल पे, है ना? पिछले स्टेप ही तो रिवाइज करा रहा हूँ यार, यस सर। सारा इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। सप्लायर की एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, उसने या तो B2B सप्लाई करी या एक्सपोर्ट करा। GST INV 01 में वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देगा, जो मैंडेटरी फील्ड है वो उसको भरने ही पड़ेंगे, ऑप्शनल जो है वो उसकी इच्छा है। उसके बाद वो कॉमन पोर्टल पे दे देगा। कॉमन पोर्टल अगले स्टेप पे इसकी क्या करेगा बेटा? वैलिडेशन करेगा, IRN कोड देगा,
प्लस QR कोड देगा, और आपने क्या पढ़ा था इसके बाद, फिर वो इसको वापस कर देगा। सप्लायर। पहला काम कॉमन पोर्टल, एक तो इसको वापस करेगा, दूसरा कॉमन पोर्टल इसकी रिपोर्टिंग ई-वे बिल पोर्टल पे करेगा। ए मेरे प्रभु, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कॉमन पोर्टल करेगा ये वाला, और तीसरा काम वो इसकी रिपोर्टिंग कॉमन पोर्टल पे भी करेगा। आराम आराम से चलो, पहले तो वो वाला पिछला रिवाइज कर लो। इसने इनवाइस तैयार करा, कॉमन पोर्टल ने बेटा उसको क्या कर दिया, INR QR कोड दे दिया, इसने क्या कर दिया, इसको वापस दे दिया, और इसने अपने बायर को दे दिया वो IRN वाला प्लस QR कोड वाला इनवाइस है। यहां तक तो हमने पढ़ लिया ना बेटा अच्छे से। यस सर। अब आगे बता रहा हूं कि कॉमन पोर्टल और क्या होमवर्क करता है अपना। कॉमन पोर्टल ये ऑटोमेटिक यहां से सॉफ्टवेयर इस हिसाब से डिजाइन है, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, ई-वे बिल पोर्टल को। ठीक है ना, ई-वे बिल पोर्टल एक तो इसमें पार्ट ए होगा, यस सर। और एक पार्ट बी होगा। तो पार्ट ए तो ये तो ऑटो फिल हो जाएगा, अपने आप ही भर के आएगा, ये आपको भरने की जरूरत ही नहीं है। पार्ट ए ऑटो फिल होगा बेटा, और पार्ट बी भी ऑटो फिल हो सकता है अगर इंफॉर्मेशन देगी अगर ये वाली इंफॉर्मेशन आपने दे रखी है। हाँ। सर इसका मतलब फिर तो हमें ई-वे बिल जनरेट ही नहीं करना, सिस्टम जनरेट करके देगा। है गजब चीज। जी सर। दोबारा बोलता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे, कोई जल्दी नहीं है। सर हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसने इनवाइस वापस, और इसके बाद ये बायर को गया, ये तो चैप्टर क्लोज हुआ। अब मैं जरा डिपार्टमेंट का होमवर्क बताता हूँ, डिपार्टमेंट अपना क्या होमवर्क कर रहा है। डिपार्टमेंट बेटा ये कॉमन पोर्टल अपने आप ई-वे बिल के कॉमन पोर्टल पे देगा, ई-वे बिल के कॉमन पोर्टल पे देगा, तो पार्ट ए ये तो ऑटो फिल हो जाएगा, और पार्ट बी हो सकता है ये खाली रह जाए, या हो सकता है बेटा ये भी ऑटो फिल हो जाए। ये ऑटो फिल कब होगा, जब आपने ऊपर INV में ऑप्शनल फील्ड में पार्ट बी की इंफॉर्मेशन अगर दे रखी थी, तो बेटा ये भी ऑटो फिल हो जाएगा फिर। यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं एडवांटेजेस क्या क्या हैं ई इनवाइसिंग के, तो पहले तो आप एडवांटेज ये लिखोगे, सारे इनवाइस गवर्नमेंट के रडार पे हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल पे हैं। दूसरा, ई-वे बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, ई-वे बिल ऑटोमेटिक जनरेट होता है। सर फिर ई-वे बिल का भी तो एक रेफरेंस नंबर होता है, वो जो 64 डिजिट है ना बेटा, उसमें कहीं ना कहीं इसकी भी रेफरेंस होगी, वो इसीलिए 64 नहीं है खाम खाम है। यस सर। ठीक है, पार्ट ए ऑटो फिल हो गया, और पार्ट बी या तो फिर एसएससी आप खुद भरो भैया, या फिर आपका पार्ट बी क्या होगा साहब, वो भी ऑटो फिल हो सकता है अगर आपने ऊपर ऑप्शनल फील्ड में उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। सर ई-वे बिल तो हम तब निकालते हैं जब हम ट्रांसपोर्ट शुरू करने वाले होते हैं, उससे पहले तो हम जाएंगे। इनवाइस भी तो तभी काट रहे होगे आप, सप्लाई के टाइम में तो इनवाइस कटते हैं। इनवाइस कटते कब है, टाइम ऑफ सप्लाई आता कब है इनवाइस का, जब हाँ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई, दोनों चीजें इकट्ठी तो चल रही होती हैं। टाइम भी तो लग सकता है कई बार। गुड्स फैक्ट्री से निकलने के लिए तैयार है, चलो जी इनवाइस काटो, उसके बाद अपना ई-वे बिल स्टार्ट करो। ई-वे बिल पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है यार, हाँ इसका सर, टाइम इसलिए तो रात को 12 बजे के बाद से शुरू होता है। जी सर, जी सर। हाँ चलो आगे। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, इसमें पूछना, इससे आगे इधर उधर मत भटक जाना। Yes, बोलो। एक तो ये QR कोड तो समझ में आ गया, IRV एग्जैक्टली क्या होता है, वो भी जैसे QR कोड। IRN बेटा एक इनवाइस का नंबर है ये, ओके सर। कि फ्यूचर में जब भी कभी ट्रेस करना हो तो उस नंबर से ट्रेस होगा ना। ठीक है सर। और सेकंड ट्रेस करेंगे कैसे, क्योंकि कौन सा इनवाइस, कौन सा इनवाइस। सर मैंने माल बेचा था टाटा ग्रुप को, मैंने माल बेचा था उनको 7 लाख का प्लस GST, ठीक है जी, इस इनवाइस के अगेंस्ट, कौन से इनवाइस के अगेंस्ट, इस वाले के, इसका IRN ये था, इसके अगेंस्ट। ठीक है सर। गवर्नमेंट के पास सारी जन्म कुंडली है, बस वो IRN नंबर दे दो, सारी डिटेल निकल के आएगी। और सर ये आपने बोला इधर कॉमन पोर्टल से एक जा रहा है ई-वे बिल, और सेकंड दूसरा कॉमन पोर्टल, तो ये कॉमन पोर्टल सेकंड वाला कौन सा डायग्राम में। यार अभी पढ़ाया कहाँ है ये, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पूरी सुना करो, अभी तो खाली ई-वे बिल पोर्टल बताया मैंने। ठीक है सर, सॉरी। ई-वे बिल समझ में आ गया। यस सर। अब आओ कॉमन पोर्टल पे ये इन्फॉर्मेशन दे देगा GST के कॉमन पोर्टल पे, और GST का कॉमन पोर्टल इस सप्लायर को क्या देनी होती है बेटा, अगले महीने की 10 तारीख तक ये सप्लायर क्या फाइल करेगा अपनी, GSTR 1
इसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है, यस सर। ये भी तो आउटवर्ड सप्लाई है। यस सर। ये वाली सप्लाई, ये वाली सप्लाई, ये कॉमन पोर्टल इसकी GSTR 1 में ऑटो फिल कर देगा। ओ माय गॉड, ओके ओ माय गॉड, GSTR 1 मान के चलो, मान के चलना एक ही सप्लाई थी बस ये वाली, आपके ऐसे समझ में आएगा, केवल एक यही सप्लाई थी ये वाली, कॉमन पोर्टल अपने आप ही GSTR 1 फाइल कर देगा। आपका तो काम ही खत्म हो गया GSTR 1 फाइल करने का। जी सर। यस सर। और फिर ठंडे दिमाग से सोचना, ये आएगा सप्लायर की GSTR 1 में, और जो सप्लायर की GSTR 1 होती है ये बायर की GSTR 2 में ऑटो पॉपुलेटेड होती है। यस सर, यस सर। ये 2A में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी, और 2A के बेसिस पे ITC मिलते हैं। अरे तेरी, कॉमन पोर्टल क्या करेगा, ये सप्लायर के GSTR 1 में दिखा देगा। अपने एग्जांपल में सप्लायर बना लो, ये एक्स लिमिटेड है जी, तो ये किसके GSTR 1 में आएगा, एक्स लिमिटेड। ऑटो फिल हो जाएगा ये। तो यानी कि 1000 इनवाइस थे, आपने बेटा 990 इनवाइस क्या कर दिए, अपलोड कर दिए मैनुअली, 10 भूल गए। अब वो इस टाइप की समस्या यहाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ तो सॉफ्टवेयर अपने आप काम कर रहा है। यस सर। अब वो भी दिक्कत खत्म हुई ना, भूलने का लफड़ा ही खत्म हो गया कि भूल गए मुंशी जी, इनवाइस ही अपलोड नहीं करते नालायक। समझ में आ रहा है? Yes, कितनी sir. बढ़िया चीज है। इसके GSTR 1 इसके GSTR 2 में ऑटो पॉपुलेटेड है, और बायर हैप्पी हैप्पी है, अपना ITC क्लेम कर लेगा इसके बेस पे। और भले प्राणियों याद रखना, GSTR 1 ऑटो पॉपुलेटेड होता है, 3B नहीं, वो तो आज भी खुद ही भरनी है। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो मुझे लगता है अगले 3, 4, 5 सालों में अगर बीजेपी टिकी रह गई, सारा काम ऑटो पायलट मोड पे हो जाएगा। जी सर, वो तो करते हैं सर। ये सारे बिल जो है ये सारे B2B वाले, बट B2C रह ही जाएंगे, वो तो आपको खुद करने पड़ेंगे। B2C के लिए भी अभी कौन सा है, अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा, उसके लिए भी एक नया बवाला है, नई सेक्शन। अच्छा इसमें ई इनवाइसिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये है बेटा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं ऐसे ही बेटा, मुझे जल्दी से बताओ, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं, एडवांटेज क्या है बेटा आपकी ई इनवाइसिंग की। घर बैठो सुकून से। पहला मैं बोल सकता हूँ, बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रडार पे हैं सारे इनवाइस, यस सर। तो लिख लो ऑल इनवाइस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। उनके रडार पे हैं, गवर्नमेंट का ठप्पा लगा हुआ है उनके ऊपर, इनवाइस के ऊपर ठप्पा इन द सेंस ऑफ QR कोड। बाहर से पहले वो क्या है, अग्नि परीक्षा से होके जा रहा है ना। अरे जी सर, सेलर बाहर जी को सर। डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, पहले अग्नि परीक्षा है Yes, उसकी। sir. अग्नि परीक्षा का नाम ही तो ई इनवाइसिंग है। यस इवन सर। अग्नि से तो लिया है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये का मतलब अग्नि है, अग्नि परीक्षा। बस समझने के लिए बेटा, बच्चों को याद रहना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या था, मैं ही भूल गया, मतलब लैंग्वेज क्या लिखी थी? ऑल इनवाइस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, ऑल इनवाइसेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सर ऑल का मतलब क्या, 100% है क्या? यस, B2B और एक्सपोर्ट वाले 100%। खो गए, जल गए, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। जी सर। GSTR 1 का लफड़ा खत्म, क्योंकि जो इनवाइस बेटा आपके इनवाइस वाले कॉमन पोर्टल पे जा रहे हैं, इन दैट केस वहां तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। वो तो हमेशा GSTR 1 में नजर आएंगे। नहीं नजर आए तो पोर्टल की गलती है, हमारी गलती थोड़ी ना है। ठीक है ना? जी सर। यस सर। कितना प्रेशर होता होगा बेटा वहां पोर्टल के ऊपर, समझो ना, मिलियंस ऑफ इनवाइस अपलोड होते होंगे। नहीं, हम तो 1 मिनट में बोल देते हैं सर्वर काम नहीं कर रहा, फेसबुक पे भी शुरू हो जाते हैं, यही गवर्नमेंट के सर्वर हैं क्या? उनके ऊपर देखो कितना प्रेशर होगा कि वो कितनी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब भी चलो। तो JSON फॉर्मेट में। आगे आते हैं मुद्दे पे। और क्या है? सेकंड, ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल।
नहीं मत बोलो यस सर। ना मत बोलो, याद हो जाएगा, पागल हो क्या? यस श्योर। ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल, और इसमें पार्ट ए तो जनरेट होगा ही होगा, वो क्या पता पार्ट बी भी जनरेट हो जाए अगर आपने इन्फॉर्मेशन दिए तो। जी तो पार्ट ए ऑलवेज, पार्ट बी डिपेंड अपॉन सप्लायर कंटेंशन। पार्ट ए तो ऑलवेज, और पार्ट बी वो सप्लायर की इच्छा के ऊपर है, उसने इन्फॉर्मेशन दी थी नहीं दी थी। ये तो सॉफ्टवेयर कह रहा है तेरा ये काम भी हम कर देंगे अगर तेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है तो टेंशन मुक्त होने के लिए क्या करो, ट्रांसपोर्ट कंपनी से बोल भाई ट्रक का नाम बता, किस ट्रक से भेजेगा, व्हीकल नंबर दे, वो भी डाल दो इसमें, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, ऑटो जनरेशन GSTR1 ऑफ इंफॉर्मेशन इन GSTR1 ऑफ सप्लायर। अपने आप ही GSTR1 में जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। ऑटो फील्ड या ऑटो जनरेशन जो भी बोले, इनवॉइस इंफॉर्मेशन इन GSTR1 ऑफ सप्लायर। GSTR1 क्या होता है बेटा? आउटपुट सप्लाई की स्टेटमेंट है। यस सर। और ये GSTR1 बायर के ऑटो पॉपुलेटेड होता है GSTR2 में। जी सर। बस एक लास्ट चीज और सुन लो, फिर ये खत्म हो जाएगा। ई इनवाइसिंग अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 48/4, कितना छोटा सा ना 48/4 बेटा, वो अलग बात है, 1.5 घंटा लग गया इस पे। सर ये इनवाइस जो कॉमन पोर्टल पे हैं, इस पे तो लाखों इनवाइस होते होंगे, ये डाटा बैंक कौन मेंटेन कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है इसका डाटा बैंक? मिनिस्ट्री ऑफ IT। अरे मिनिस्ट्री ऑफ IT कहाँ से आ गई नालायक? टैक्स में तो वही करेंगे ना, IT डिपार्टमेंट करना है पूरे। हाँ, टैक्स में कुछ नहीं चलता, CRPC CPC कुछ नहीं, टैक्स अपना अलग चल रहा होता है, इनकी कहानी अलग है, जब भी तो 4 अपील लगती है इसमें, नहीं तो नॉर्मल CPC चले तो वहाँ तो अपील के कॉन्सेप्ट 2 हैं। चलो सर, इनवाइस के जो भी बैकअप हैं यहाँ पर केवल 24 घंटे तक रहते हैं बस वो, उसके बाद परमानेंट बैकअप यहाँ रहता है यहाँ। तो इसके लिए भी कोई अलग से सेंट्रल रिपोजिटरी बना रखा होगा। वो कितना सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा, ये कितने बड़े बड़े सर्वर होते होंगे इनके यार। अरे YouTube पे कुछ भी अपलोड कर देते हैं और बाद में देख सकते नहीं देख सकते हैं। यस सर। वो YouTube का कितना बड़ा सर्वर होगा वो, जी सर। उसमें कुछ भी अपलोड कर दो यार। मैंने अपलोड करा, आपने अपलोड करा, उसने अपलोड करा, उसने अपलोड करा, वो कितना मेंटेन करना पड़ रहा होगा YouTube के सर्वर को। तो ऐसे ही बेटा कॉमन पोर्टल, ये तो IRN नंबर देता है, QR नंबर देता है, 24 घंटे तक इन्फॉर्मेशन रहती है बस यहाँ पर, उसके बाद नज़र नहीं आएगा। उसके बाद तो ये कॉमन पोर्टल कहीं बैक एंड पे चला जाता है। सर क्या कॉमन पोर्टल पे नजर आ जाएगा? नहीं, आपको नजर नहीं आएगा, वो डिपार्टमेंट के इंटरनल हैं, वो उनको नजर आता होगा। सर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, हाँ कर गया क्लिक क्वेश्चन। ई इनवाइस वंस जनरेट कैन बी कैंसिल्ड और नॉट। ई इनवाइस के ऊपर IRN नंबर आ गया, QR कोड आ गया, उसको कैंसिलेशन की ऑप्शन है या नहीं है? नो सर। 24 घंटे लो में पढ़ोगे ना, 24 घंटे। और अब याद रखना वो 24 घंटे कहाँ से आए होंगे? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इनवाइस ही 24 घंटे तक रहता है, उसके बाद तो इनवाइस ही हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, लिख लो 2 चीज़ें लिखना, एक तो ई इनवाइस में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, कोई गलती कर दी फिर तो वो रिटर्न के थ्रू ही रेक्टिफाई होंगी। क्वेश्चन फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन फॉर्म में लिखो, चलो। कैन ई इनवाइस बी मॉडिफाइड और नॉट? कैन ई इनवाइस बी मॉडिफाइड और नॉट? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि QR कोड आ गया। समझ में आ रहा है ना कि क्यों नहीं मॉडिफाई कर सकते? यस। कैन ई इनवाइस बी मॉडिफाइड और नॉट? आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। फिर छोटा सा किसी कोने में लिख लो, सर अगर गलती कर दी हो तो मुंशी जी ने 50 लाख का बिल था, नालायक ने पीछे से एक जीरो ही गायब कर दी,
समझ रहे हो, गलती तो कुछ भी हो जाती है। हम्म, क्वांटिटी 500 क्वांटिटी थी, गलती से 510 क्वांटिटी का बिल कुछ भी हो गया हो, अब ई इनवाइस तो मॉडिफाई हो ही नहीं सकता। अब ये जो भी कर या तो क्रेडिट डेबिट नोट के थ्रू कर, हाँ करो यार, यस यस या फिर वो जो आपकी GSTR 3 भी जाएगी उसमें ठीक होएंगे, फिर ये इनवाइस मॉडिफाई नहीं हो सकता। अरे बाप, सुन भी नहीं रहे मेरी। सुन रहे हैं सर सुन रहे सर। इनवाइस वन जनरेटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, पूरी सुन लो बेटा, कैंसिल हो सकता है 24 सर, घंटे के 24 आवर्स के अंदर। हाँ ई इनवाइस कैंसिल हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। सर। एक मिनट रुक तो जाओ यार, कैंसिल हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। और एक चीज याद रखना बेटा, कैंसिल भी तभी हो सकता है अगर ये ई वे बिल इफेक्टिव नहीं हुआ है। अगर आपने पार्ट बी भर दिया था उस 24 घंटे के अंदर अंदर, गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, रोड पे आ गया, फिर तो ई वे बिल इफेक्टिव हो गया ना। ई वे बिल वाला चैप्टर याद करो यस सर, कि एक बार अगर आपने पार्ट बी भर दिया, ई वे बिल जनरेट हो गया और गुड्स मूव रोड पे आ गई, मूवमेंट स्टार्ट हो गई बेटा आपकी, फिर वो कैंसिल नहीं है। हाँ यार, यस सर यस सर। तो ऐसे ही याद रखना, ई इनवाइसिंग कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है 24 घंटे के अंदर अंदर, सब्जेक्ट टू अपना ई वे बिल और कैंसिल करो। ई इनवाइसिंग करके कैंसिल करना है, ई वे बिल और कैंसिल कर देना। और ई वे बिल कैंसिल हो ही सकता था ना, गुड्स की मूवमेंट होने से पहले कभी भी कैंसिल करो उसको भी। तो लिख लो, मॉडिफाई नहीं हो सकता, कैंसिल हो सकता है पर 24 घंटे के अंदर अंदर। और उस कैंसिल में भी याद रखना, ई वे बिल और कैंसिल कर लेना। भैया तो पार्ट भी आपने भरा ही नहीं होगा, फिर तो मैटर ही खत्म, ई वे बिल जनरेट ही नहीं हुआ। पार्ट भी अगर भर दिया तो वो और कैंसिल कर लेना। ओके सर। हाँ, नहीं पता चलेगा ई इनवाइसिंग कैंसिल हो गया, ई वे बिल जनरेट हो गया। अब खत्म हो गया मेरी तरफ से इन टोटलिटी ई इनवाइसिंग, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉमिस है बेटा। अब पूछो 1 by 1 जल्दी से। इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना काफी। कंफर्म बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ यार, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे। तो मैं को ये बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है या है, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ 5 नंबर में आएगा। चलो अगली क्वेरी बोलो। सर आपने बोला थी मॉडिफिकेशन इज अलाउड थ्रू मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड। नहीं, डेबिट और क्रेडिट नोट वाला जो बोला था। ई इनवाइसिंग की मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। अब उसमें कोई गलती हो गई, या तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट से करो, या अपना GSTR 3 भी फाइल करोगे उसमें ठीक करो एरर को। ई इनवाइस के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती बेटा। उस QR कोड के साथ कैसे छेड़खानी कर दोगे आप, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो उसके अंदर है। सर हम जब प्रिंट आउट लेंगे ना, तो हम भी तो बहुत एक्सपर्ट है, ब्लैक पेन से चेंज कर देंगे और फिर दोबारा उसकी फोटो स्टेट ले लेंगे। करता रहे, QR कोड को तो चेंज ही नहीं कर सकता। अरे यार नहीं, अब तो मैं समझाऊंगा, आ गया सर, मैं समझाऊंगा। अरे मैं सर नहीं। आ गया। ये QR कोड है, ऐसे ही बनता है ना यार वो, हाँ सर, बढ़िया बना। तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना आप। सर हम तो इसको सबको चेंज कर देंगे, इसको सबको चेंज कर दे, इन्फॉर्मेशन तो सारी इसके अंदर है, पिटारा तो ये है। जी सर। हाँ, ये लिखा हुआ है कि इसलिए मॉडिफाई नहीं हो सकता भाई, क्योंकि QR कोड जो जनरेट हो गया वो तो हो गया। एक्चुअली में इसका आंसर ये है कि क्योंकि QR कोड मॉडिफाई नहीं हो सकता, इसलिए इनवाइस भी मॉडिफाई नहीं हो सकता। सर QR कोड को ही कैंसिल कर देता हूँ, हाँ 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं, तभी तो इनवाइस कैंसिल हो जाएगा। That is all in e-invoicing chapter.